गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के मैराथन की दूसरी क्लास है और आज का हम लोगों का एजेंडा है सैलरीज 2। आज सैलरीज चैप्टर में जो बचे हुए टॉपिक्स है वो सब हम लोग रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया था। तो पिछले क्लास में जो हमारी मैराथन की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए थे। सैलरीज के अंदर हम लोग काफ़ी आगे जा चुके थे। हम लोगों ने चार्जेबिलिटी, कंपोनेंट्स, अलाउंसेस पूरा कंप्लीट कर लिया था और परक्विजिट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 ये पहले 4 परक्विजिट्स हो चुके थे। अब हम लोग आगे आज मूव करेंगे। नाउ before starting the discussion, let me give you a brief background so that you are mentally prepared for what we are going to do today. Okay, salaries head के अंदर ये पहली बात तो ये हेड इंटरमीडिएट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर फाइनल पर सवाल आते ही नहीं है। इस पर जो भी सवाल आना होता है वो इंटरमीडिएट पे ही आता है ज़्यादातर, तो ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी किसकी इनकम होती है? हम तो सब जानते हैं कि पर्सन 7 प्रकार के होते हैं, सबको तोता की तरह याद है। इंडिविजुअल, एचओ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ओपी, बीओवाई, एजेपी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दिस आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, एजेपी। तो 7 पर्सन है, ये सबको पता है। लेकिन आप सोचो सैलरी इनकम ये किसकी होती है? क्या कंपनी हैज़ गॉट अ सैलरी इनकम? सैलरी इनकम इंसानों की होती है, इंडिविजुअल्स की होती है। और इंटरमीडिएट लेवल पर 2 प्रकार के असेसीज जो छाए हुए हैं, एक है इंडिविजुअल नंबर 1 एंड दूसरा है एचयूएफ। और सैलरी इनकम किसको होती है? सिर्फ इंडिविजुअल को। अगर आप 5 हेड की बात करो, ठीक है, एचपी इनकम, पीजीबीपी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, आईएफओएस, ये किसी भी प्रकार के पर्सन को हो सकता है। इवन कंपनी को भी तो हो सकता है। एक कंपनी है वो भी तो ये सब प्रकार की इनकम कर सकता है। लेकिन सैलरी इनकम वो सिर्फ इंसान का हो सकता है, क्योंकि इंसान ही एम्प्लॉय हो सकता है। सैलरी इनकम में चार्जेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है? दैट द पेयर एंड पेई मस्ट हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बॉस एम्प्लॉयर तो कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। अब तुम लोग पास हो जाओगे, तुम लोग किसी इंसान के जाके जॉब करोगे कि कंपनी में जॉब करोगे? कंपनी, फर्म, ये सब में तो करोगे। तो एम्प्लॉयर कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय हमेशा कौन होता है? नेचुरल पर्सन, मतलब ह्यूमन बीइंग। तो इंडिविजुअल लोगों की फाइल में सैलरी इनकम आता है, इसीलिए ये इंटरमीडिएट का सबसे हॉट टॉपिक है। तुम कभी ये नहीं सुन सकते एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ सैलरी, एक्स लिमिटेड हैज पेड अ सैलरी। सैलरी मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय कौन है? मनुष्य, इंसान, इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल लोग यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, इसीलिए ये तुम्हारे लिए महा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ओके, नाउ जब कभी तुम एक सैलरी का लंबा सम सॉल्व करोगे, मैं तुमको बता देता हूँ तुम कहाँ अटकोगे, मैं बता देता हूँ। अलाउंसेस में तुम सिर्फ एक ही जगह अटक सकते हो, सर एचआरए का भूल गए। एचआरए का जो फॉर्मूला होता है ना, हाउस रेंट अलाउंस का, वो भूल गए। जैसे उसमें 3 चीज़ें होती हैं, तो 3 में से 1-2 तुम्हारा हिल जाएगा। एक तो सबको याद रहना चाहिए, गायत्री मंत्र, अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जो मिला है उससे ज़्यादा एग्जेम्पशन तो हो ही नहीं सकता, तो अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा, 40% अथवा 50% ऑफ सैलरी। यू रिमेंबर दैट? कल अपने डिस्कस किया था सैलरी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे BD1C बोला था कि नहीं बोला था? BD1C। तो वो सॉल्व करके एचआर, एक ये भूलने वाली चीज़ है और बाकी भूलोगे नहीं। और सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है परक्विजिट्स। कोई भी एक लंबा सम उठा लो सैलरी का, उसमें एकदम छाया हुआ कौन है? परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स भी स्टूडेंट का थोड़ा हिल जाता है, तो परक्विजिट का रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है। अब परक्विजिट में सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपको घर दे दिया तो घर की परक्विजिट वैल्यू क्या होती है? वेरी सिंपल, 15% ऑफ योर सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला क्या है? BABCDM, ठीक है, उसका 15%। और अगर बॉस ने रेंट पर लेकर दिया है तुमको, तो फिर रेंट पेड बाय द बॉस और 15% विचएवर इज लोअर। परक्विजिट वैल्यू के फॉर्मूला ऐसे बनाए हुए हैं कि उसकी वैल्यू अल्टीमेटली कम निकल के आएगी। तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि नहीं है? कम वैल्यू निकल के आएगी, तुम्हारे टैक्स में, सैलरी में कम ऐड होगा, तुम्हारी इनकम कम आएगी, तुमको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा बना जाता है। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अलावा डोमेस्टिक परक्विजिट, वही बिजली पानी वगैरह घर में जो जा रहा है, सर्वेंट है। तीसरा है कोई मूवेबल असेट्स आपके घर पे रखवा है, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह हो सकते हैं। इनके यूज का परक्विजिट अलग होता है और इनके सेल का परक्विजिट अलग होता है। 2 अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, PV1 प्लस PV2। यहाँ 2 परक्विजिट ना, एक है यूज और एक है ट्रांसफर, कल ही सीखा था। चौथा परक्विजिट जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट परक्विजिट और मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, मोटर कार। मोटर कार के लिए पूरा एक चार्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बड़ा सारा चार्ट, 1800, 2400, 600, 900 प्लस ड्राइवर का 900 अलग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब मोटर कार के साथ ही एक छोटा सा और परक्विजिट जुड़ा हुआ है, वो है मोटर बाइक। तो यहां से आज हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटर बाइक से। तो मोटर बाइक से स्टार्ट करके हम लोग आगे मूव करेंगे। अभी जाओ नहीं, अभी रुको यहीं पे, ठीक है। तुम लोग ये सब लिख रहे हो कि नहीं जो मैं लिखा हूं? ये मैं क्या अपनी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ? ये सब लिखना है ना यहाँ कंटेंट शीट पे, ठीक है। चैप्टर का ओवरव्यू तो यहीं से मिलेगा आपको। हर चैप्टर के बिगिनिंग में देयर इज अ टॉपिक शीट, देखो ना, है ना, ये पेज नंबर क्या है, चार्जेबिलिटी के ठीक पहले टॉपिक शीट। हर चैप्टर के बिगिनिंग में टॉपिक शीट है। टॉपिक शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू तुरंत समझ में आ जाता है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा, माइंड रिदम में आ जाता है। ओके, तुम में और मुझ में एक फर्क आ गया है। प्रैक्टिस की वजह से क्या हो गया है, तुम जब पढ़ाई करने बैठते हो, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करने बैठता है ना, आधे घंटे तक तो वो स्ट्रगल करता है टू गेट इनटू द मोमेंटम। मोमेंटम ही नहीं बन रहा है दिमाग में 50 चीजें डोल रही हैं और जो चीज हम पढ़ने बैठे हैं उसका हमारे दिमाग में मोमेंटम आ ही नहीं रहा। मोमेंटम रिदम आ जाए तब तो भाई कंटिन्यू पढ़ापढ़ कर लेंगे, पर वो तुम आधे घंटे तक उसी में स्ट्रगल करते हो और फिर अगर तुम्हारा मन नहीं लगा तुम सब्जेक्ट चेंज कर देते हो गया सब बर्बाद। अब प्रैक्टिस करने की वजह से टीचर लोगों में वो क्या होती है, वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम लोग को मोमेंटम में जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तुमको मोमेंटम में जाने में आधी घंटा लगेगा, मुझे मोमेंटम में जाने में तुमसे बहुत कम टाइम लगेगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा कितना, पर बहुत कम टाइम लगेगा। मैं तुरंत रिदम में मोमेंटम में आ जाऊंगा। क्यों ऐसा है कि एक टीचर पढ़ने बैठे तो तुरंत मोमेंटम में आ जाएगा पर स्टूडेंट नहीं आएगा? क्योंकि टीचर को ये ओवरव्यू पता है, स्टूडेंट को ये ओवरव्यू पता नहीं है। वो पूरी पिक्चर को देख नहीं पा रहा है, वो खुदरे टॉपिक पे दिमाग लगा रहा है। जबकि पूरा पिक्चर जब तुमको क्लियर हो कि ओके दिस इज द चैप्टर, इसमें ये टॉपिक से ये पढ़ना है, ऐसे टाइम लगे, इतना लगेगा, तो तुरंत रिदम में आ जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैं चाहता हूं तुमको भी वो ओवरव्यू की एक आदत रहे, उससे क्या होगा, तुम तुरंत पढ़ते बैठते रिदम में आ जाओगे। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा क्या होगा, गौर से देखो। हम ये विभिन्न प्रकार के जो परक्विजिट दिख रहे हैं ना, मेडिकल परक्विजिट, एजुकेशन परक्विजिट, फ्रिंज बेनिफिट, ई-सॉप, इंटरेस्ट फ्री लोन, LTC, TTA, ये तमाम तरह के परक्विजिट हम अभी प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अराउंड 1 घंटे तक मैं इन परक्विजिट को रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे सर? पिलोस, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी। इसमें 2 टॉपिक आएंगे मेन जो सीखने, और मैं पिलोस का मतलब भी सिखाऊंगा वापस से। 6 नंबर क्या है, ये तो नन्ना सा है, कुछ नहीं इसमें दम, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, 3 डिडक्शन होते हैं। और फिर 7 नंबर हम किस में जाएंगे, फिर से धूम धड़ाका, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या है? सच बताऊं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक ही चीज है जो डोमिनेट कर रही है। क्या? हमारे सिलेबस में एग्जेम्पशन बोल के एक चैप्टर है, आई विल शो इट टू यू। इस कॉम्पैक्ट बुक के कंटेंट्स में जब तुम जाते हो तो ये देखो चैप्टर्स की लिस्ट है ना, तो हमारे सिलेबस में ये देखो तो जरा 10 नंबर चैप्टर क्या है, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का असली नाम लंबा है, ब्रैकेट में पढ़ो, असली नाम क्या है, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। मतलब वो इनकम जो हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, तितली में इंक्लूड नहीं करेंगे और टैक्स नहीं लेंगे, उसको हम लोगों ने एक छोटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने उसको? एग्जेम्पशंस। और एग्जेम्पशन का मदर सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 10। ये संयोग की बात है कि मेरे बुक में चैप्टर नंबर भी वही है, 10। तो चैप्टर 10 में क्या डोमिनेट कर रहा है? ये बस संयोग की, वैसे मैंने प्लान नहीं किया था, ये अपने आप हो गया बाय चांस। तो चैप्टर 10 में छाया हुआ है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बहुत बड़ा है, सेक्शन 10 बहुत बड़ा है, उसमें ढेरों सारे एग्जेम्पशंस हैं। ठीक है, जितने भी एग्जेम्पशन है वो हमेशा 10 के ब्रैकेट में मिलेगा तुमको, 10 के ब्रैकेट में समथिंग, उसको अपने बोलते हैं क्लॉज। क्योंकि ऑल एग्जेम्पशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, तो अपने उसको सब सेक्शन नहीं क्लॉज बोलते हैं। 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, 10 का 4, इस तरह से। ठीक है, तो अब पता है क्या है, ये जो मैं तुमको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिखा रहा हूं ना, ये सबके सब में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन है। और वो एग्जेम्पशन किस सेक्शन से पैदा होता है? सेक्शन नंबर 10। ग्रेचुइटी का सबको याद है कि नहीं? 10 का 10, 10 का 10, पेंशन का 10 का 10A, लीव सैलरी का 10 का 10 AA, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का यहाँ पिलोस में आएगा 10 का 10B, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 10 का 10C। तो ये सब 10 का 10 का समथिंग चल रहा है। तो इन सब में ना एग्जेम्पशंस की पूरी सूची है। और अक्सर तुम देखोगे जितने भी एग्जेम्पशंस वगैरह होते हैं उनमें 3 चीजें निकालो, उसमें से जो लोएस्ट है वो लो। HRA में यही हो रहा था। अब याद करो HRA के एग्जेम्पशन का सेक्शन नंबर क्या है? कल ही बोला हूं मैं, 10 का 13 है,
HRA में एग्जामिशन है कि नहीं, तो वो भी किस सेक्शन से पैदा हुआ है, 10 से। 10 का ब्रैकेट में क्या था, 13A, उसमें 3 चीजें निकालते हो, जो लोएस्ट है वही है। फिर और भी तो कुछ अलाउंसेस थे, याद है, कैडबरी हट 10 का, 14 का 1, ठीक है। फिर वो जो फिक्स्ड अमाउंट अलाउंस होते, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, उन सब का क्या था, 10 का, 14 का 2। तो जितने भी एग्जामिशन है उनकी मदर सेक्शन कौन है, सेक्शन नंबर 10, तो वो डोमिनेट करता है डायमंड बेनिफिट्स में। वंस दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू देन इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, अब अपने अंदर जाएंगे, मोटर बाइक पे आओ। पेज नंबर है 14। थोड़ा फास्ट लिखो। मोटर बाइक का जो पीवी फॉर्मूला है ना, वो कार से अलग है, ठीक है। ओके, अभी तुम लोग मुझको सुनोगे ध्यान से। आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी ने आपको बाइक दी है, एंड मैं सच बताऊं, इंडिया में बाइक से बेटर कुछ भी नहीं है फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक कन्वेंसेस तो आप जानते हो क्राउडेड होता है, प्लस एक पर्टिकुलर टाइम पे बस आएगी, आपके मन से तो बस नहीं आ जाएगी, तो पब्लिक कन्वेंस में तो डिफिकल्टीज है ही। वी नीड पब्लिक कन्वेंस बिकॉज हमारी आबादी बहुत भयंकर है, हर किसी के पास अपना व्हीकल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास तबके की बात करो, तो मिडिल क्लास के पास थोड़े बहुत संसाधन होते हैं कि वो बाइक तो खरीद ही सकता है, और बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट कार से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम। एक तो बाइक सस्ती होती है कंपेयर टू अ कार, ठीक है, प्लस बाइक का जो माइलेज समझते हो, फ्यूल कॉस्ट, पेट्रोल, वो बहुत ज़्यादा मतलब माइलेज देती है कंपेयर टू अ कार। और मैक्सिमम केसेस में यातायात करने के लिए 1 या 2 ही आदमी लगते होते हैं, आपको 4 आदमी नहीं। अब मैं सुबह घर से आया हूँ, तो घर से तो मैं अकेला ही आया हूँ ना, और एक ड्राइवर आया, पर ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पूरी फैमिली लेके आ गया, कुनबा लेके, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो बाइक में भी तो आ सकते थे ना यार, बाइक में भी 2 आदमी तो फिट हो ही जाएगा। बाइक कहीं भी पार्किंग हो जाता है, बाइक कटकटा के निकल जाता है भीड़ से, सस्ता है। मतलब बाइक इज वेरी वेरी गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मैं बता देता हूं, वर्ल्ड में मैक्सिमम बाइक की सेल इंडिया में ही होती है, मैक्सिमम इंडिया में ही होती है बाइक का मार्केट। तो चांसेस अच्छा खासा है कि तुम्हारे बॉस ने तुमको बाइक दी होगी, ठीक है। नाउ बाइक का 3 प्रकार का उपयोग हो सकता है, लिखते हैं। पहला क्या है, एफओ। एफओ मतलब फुल्ली ऑफिशियल। अच्छा, अगर आपको बाइक मिला है ओनली एंड ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अगर आपको बाइक मिली है फॉर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस, तो सर इजी है, फुल्ली ऑफिशियल बोलते मतलब 0 है, बात खत्म, हमको आगे सुनने की जरूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया, अब वेट करो सर, केस 2 क्या है, मैंने पेन चेंज किया है। केस 2 क्या है, एफपी। एफपी का फुल फॉर्म बोलो, फुल्ली पर्सनल। केस 3 क्या है, केस 3 है पॉप। पॉप में 3 केस होते हैं ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। और केस 4 क्या है, ये वाला। देखो सारे केसेस हो गए कि नहीं, कार में भी ऐसे ही केसेस बने थे कि नहीं बने थे, इसको छोड़ के और कोई केस हो सकता है क्या, नहीं। आपको जो बाइक मिली है सर, या तो वो एफओ है, एफओ मतलब फुल्ली ऑफिशियल, या फिर वो एफपी है मतलब फुल्ली पर्सनल, या फिर वो पॉप है, पॉप का मतलब पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। ज़्यादातर चांस वही होगा। यार महंगा असेट जो होता है, क्या अपने अलग अलग खरीद सकते हैं क्या, पॉसिबल है, ठीक है। 2 फोन जेब में लेके हांट सकते हो क्या, एक फोन से पैंट गिरने लग जाता है, इतना भारी फोन होता है। 2 फोन लेके जीन्स में घुसाओगे तो जीन्स तो ऐसे ही तो 2 फोन कोई नहीं रख सकता, 2 बाइक कोई नहीं रख सकता। तो जो बाइक मिलेगी वो ऑब्वियसली हम दोनों पर्पस में यूज करेंगे ना, पॉप, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अच्छा, पॉप में 3 केस होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का मतलब बाइक भी बॉस ने दिया, खर्चे भी बॉस दे रहे हैं। दूसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब बाइक बॉस ने दिया पर खर्चे तुम पे कर रहे हो। तीसरा, बाइक तुम्हारी है, एम्प्लॉय बाइक तुम्हारी है, खर्चे बॉस दे रहा है, ठीक है। यही 3 केस है। एक होता है सर चौथा भी तो केस हो सकता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। अच्छा, बाइक भी तुम्हारी, खर्चे भी तुम दे रहे हो, तो परक्विजिट काहे का, तो वो केस हो नहीं सकता। अब सुनो सर, इन
इस पूरे मिक्सचर में ना आंसर सेम है। ये कार से डिफरेंट है। बाइक के केस में चाहे फुल्ली पर्सनल हो, चाहे पॉप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर हो, चाहे पॉप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, योर आंसर इज सेम, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू 10% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो बाइक में फॉर्मूला डिफरेंट है सर, बाइक में याद रखना 10% ऑफ द कॉस्ट। ओके, डन है। अब ये लास्ट वाला केस 4 में पढ़ा रहा हूं, रेड कलर, ये बहुत कॉमन है, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। केपीएमजी में यही होता था, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं जब चेन्नई गया, ठीक है, चेन्नई में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला मुझे। चेन्नई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ के मुकाबले थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा क्या काफ़ी कम है। जो लोग पले बड़े चेन्नई में उनको पता नहीं है, पर वो दूसरे शहरों में निकलेंगे उनको पता चलेगा कि चेन्नई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्चुअली हालत थोड़ी सी डाउन है। इसीलिए वहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास खुद का व्हीकल होता है एंड 90% के पास होता है बाइक। वहाँ एक सिग्नल पर खड़े हो जाओगे, बाइक की बरसात है, बाइक ही बाइक, वहाँ हर किसी के पास बाइक है, हर किसी के पास बाइक है। तो जितने भी वहाँ पे लोग काम करते थे केपीएम चेन्नई में, सब अपनी बाइक लेके आते थे और कंपनी मतलब केपीएमजी उन लोग को बाइक का खर्चा दे देती थी। जैसे वो जो भी आएगा, यहाँ से जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उनका एक बनाया हुआ था रेट चार्ट कि इतना किलोमीटर अगर बाइक चला तो इतना रुपया कंपनी रीइंबर्स कर देगी। तो दैट वाज अ क्लासिक केस वेयर द बाइक इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय बट द खर्चा इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ऐसे केसेस में परक्विजिट वैल्यू क्या होगा? सेम स्टाइल, सेम स्टाइल। अगर आपने खर्चे की डायरी मेंटेन की है कि कितना बाइक ऑफिस पर्पस के लिए चला और कितना पर्सनल पर्पस के लिए, तब तो जितना ऑफिस पर्पस के लिए चला वो माइनस कर दो आप। ये देखो केस 1, इफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑफिस एक्सपेंस आर मेंटेन्ड, तो आपको जितना भी खर्च बॉस ने दिया है टोटल बाइक के लिए, सपोज आपको महीने का 10,000 रुपया दिया बाइक के लिए, तो आपने पूरा अपना कैलकुलेशन किया कि हाँ ऑफिस पर्पस के लिए 4,000 खर्च हुआ है, तो माइनस 4,000, तो 6,000 पर्सनल पर्पस के लिए, तो वही परक्विजिट वैल्यू है। ये रहा फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंस माइनस एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंस। ओके, अब केस 2, केस 2 में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लो। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया कि बाइक कितना चला है नहीं चला है, तो ये लोग फिर सिर्फ और सिर्फ मान लेंगे कि ऑफिस पर्पस के लिए कितना है 900 बस, और सिर्फ आपको 900 ही माइनस करने मिलेगा। तो अगर आपको मैंने 10,000 रुपया दिया है तो आप कितना माइनस कर पाओगे? सिर्फ 900। तो ये गलत है कि नहीं है? तो इसीलिए हिसाब किताब मेंटेन कर लेना, जो कि मुश्किल नहीं है। बाइक महीने में कितना किलोमीटर चला है वो तुमको पता है, तुमको अपना नॉर्मल ट्रैवल पता होता है कि मैं कहाँ से कहाँ कितना जाता हूँ, उस हिसाब से तुम एक निकाल लो एवरेज, बस और क्या। तो you always want to go for केस 2 जो है वो तो बैड फॉर एम्प्लॉई, उसमें खाली 900 माइनस करने देंगे। ओके, क्लियर है? बाइक की परक्विजिट, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट परक्विजिट, मेडिकल परक्विजिट। यहां लिखो ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी। ध्यान से सुनना, एक नया परक्विजिट है। अब जो परक्विजिट्स आएंगे ना वो छोटे छोटे आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ईजी हैं, आराम से होगा। कंसेप्ट को समझ लो तो ईजी रहेगा। मेडिकल परक्विजिट, मेडिकल एक मेडिकल अलावेंस नहीं, अगर आपको उन्होंने मेडिकल अलावेंस बोल के दे दिया तब तो फुल्ली टैक्सेबल, पर मेडिकल परक्विजिट दे रहे हैं। अच्छा, मेडिकल परक्विजिट दो प्रकार का हो सकता है, या तो नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब है आपको सीधा बोल दिया कि आप जाके इलाज करा लो, सुविधा कैशलेस, ठीक है। और दूसरा कि जाके तुम इलाज करा लो, जो बिल आएगा वो हम रीइंबर्समेंट कर देंगे, तो वो हो गया मॉनेटरी परक्विजिट। तो मेडिकल परक्विजिट आपको मिल रहा है। ओके, यहां पर ना कोई फॉर्मूला नहीं है परक्विजिट का, या तो यहां पर एग्जेम्प्ट है या फिर टैक्सेबल है, ठीक है, सीधा यही केस है। लुक एट दिस 1, अगर तुम्हारा इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है और खर्चे बॉस दे रहा है, एग्जेम्प्ट।
अगर तुम अपोलो के एम्प्लॉय हो, अपोलो हॉस्पिटल्स पता है कि नहीं पता, सबको लिस्टेड है, तुम अपोलो के ही एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारे बॉस का ही खुद का अस्पताल है, उसी में तुम्हारा इलाज हुआ है, तो एग्जेम्प्ट है। वाओ। थर्ड, किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज हुआ है फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस, कुछ भयंकर तरह की बीमारियां हैं, उसके लिए इनकम टैक्स वालों ने अप्रूव्ड हॉस्पिटल का लिस्ट निकाल रखा है, अगर उनमें तुम इलाज कराते हो और बॉस खर्चे दे रहा है तो भी एग्जेम्प्टेड। लास्ट केस, इन तीन को छोड़ के बाकी कोई भी हॉस्पिटल में कुछ भी इलाज होगा दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ एग्जेम्पशन सिर्फ तीन केसेस में, नंबर 1 सरकारी अस्पताल, नंबर 2 बॉस का खुद का अस्पताल है, ठीक है, बॉस का खुद का अस्पताल है, मतलब तुम अपोलो में ही काम करते हो, तुम फोर्टिस में ही काम करते हो, ठीक है वैसा, एंड थर्ड प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए अप्रूव्ड अस्पताल में इलाज करा रहे हो। बाकी कोई भी केस में अगर बॉस पैसा दे रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम सब आएंगे। केस 2, फॉरेन ट्रैवल हुआ है, फॉरेन इलाज, तुमको जो बीमारी है उसका इलाज कराने तुमको बाहर जाना पड़ा है, इंडिया में नहीं हुआ, उस केस में 3 खर्चे होते हैं। नंबर 1 ट्रीटमेंट कॉस्ट का मतलब हॉस्पिटल का जो बिल आएगा, डॉक्टर का जो बिल आएगा, दवा पानी का जो बिल आएगा, ठीक है। नंबर 2 स्टे एक्सपेंसेस, फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ रुकना भी तो पड़ेगा कहीं, होटल मोटल रह के थोड़े समय के लिए, ठीक है। अच्छा पेशेंट तो भर्ती हो जाएगा, पर पेशेंट के साथ जो एक और आदमी आया है उसको तो होटल में रुकना पड़ेगा, वो तो ना हॉस्पिटल के बेड में सो जाएगा जाके, वो तो अलाउड नहीं होता, तो इसको होता है स्टे एक्सपेंसेस। ये दोनों के लिए नियम अलग है। और तीसरा क्या है, ट्रैवल, फॉरेन कंट्री में जाओगे, आने और जाने का पैसा भी बहुत अच्छा खासा होता है। इंडिया में तुम कोई भी फ्लाइट पकड़ लो 10 से 12 हज़ार रुपये का होता है, ओके, इकोनॉमी क्लास बोल रहा हूँ ऑब्वियसली मैं। और अगर तुम विदेश में जा रहे हो, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ रहे हो, तो बहुत सारी जगहों का, अमेरिका, लंदन वगैरह का अगर मैं बोलूँ तो 50-50 हज़ार रुपये फ्लाइट का ही खर्चा होता है, 1 टाइम 1 पर्सन, तो 2 आदमी गए आए गए उसमें 2 लाख रुपये हो गया। तो ट्रैवल के लिए इनका नियम अलग है। ऊपर वाले 2 खर्चे क्या है, ट्रीटमेंट एंड स्टे। ट्रीटमेंट और स्टे के लिए बोला आरबीआई जो लिमिट बता दे उतने तक एग्जेम्पशन है। सर आरबीआई का लिमिट कैसे पता चलेगा, वो आपको सम्स में लिखा हुआ रहेगा, वो कोई कांस्टेंट अमाउंट नहीं, वो चेंज करता रहता है, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है, ट्रैवल एक्सपेंस, आने जाने का जो खर्च लगा है वो केवल तब एग्जेम्प्टेड होगा जब आपकी जीटीआई 2 लाख के अंदर है। जब आपकी जीटीआई, सर तो मजाक कर रहे हो, जिस आदमी की जीटीआई 2 लाख के अंदर है वो विदेश गया इलाज कराने के लिए, हाईली अनलाइकली, और पैसा उसका बॉस दिया है, ये हो सकता है क्या? पर फिर भी इन्होंने बोला हमको मानना पड़ेगा। तो ट्रैवल कॉस्ट इज एग्जेम्प्टेड ओनली इफ योर जीटीआई एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख, अदरवाइज नहीं। तो डेटा हमको दे देते हैं सम्स में, ओके। अब यहाँ पर ना एक अमेंडमेंट आया है, छोटा सा, कोई महान अमेंडमेंट नहीं है, वो ये है कोविड-19 एग्जेम्पशन। कोविड-19 वगैरह के इलाज के लिए जो भी आपका बॉस खर्च कर रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, प्रोवाइडेड आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करोगे सर? कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, अगले 6 महीने का सारा जो भी बिल, मेडिकल बिल, डॉक्टर का बिल, सबका हिसाब किताब, एंड थर्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर। तो ये तीनों चीज़ आप जमा कर दो। तो अगर कोविड-19 से रिलेटेड आपको बीमारी हुई है और डॉक्टर, ये बॉस ने खर्चा दिया, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड, उसको हम परक्विजिट मानते ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है। अच्छा ये महान अमेंडमेंट है? नहीं, ये तो कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट है, कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? आपके इलाज के लिए और आपके परिवार वालों के इलाज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फैमिली का मतलब यहाँ क्या है? वही सेक्शन नंबर 10 का 5 में जो सिखाया था, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वो तो हमेशा आएंगे, उनको फर्स्ट फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? फर्स्ट फैमिली। फैमिली का मतलब एक्चुअली तुम लोग समझ लो, दुनिया के हिसाब से होता है पति पत्नी। तो हम लोग तो आम आदमी, हम लोग फैमिली में सोचते थे कि अपने आप को सोचते थे, वैसा नहीं, मम्मी पापा वगैरह नहीं। फैमिली का एक्चुअली क्रिएशन ही होता है बाय मैरिज। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन को बोला जाता है फर्स्ट लेवल फैमिली, और फिर जो आपके माता पिता भाई बहन है उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लेवल फैमिली। वो डिपेंडेंट होगा तभी काउंट होगा, वरना काउंट नहीं होगा, ठीक है।
माता पिता भाई बहन जो है वो अगर आप पे डिपेंडेंट होंगे ना तभी वो काउंट होंगे, वो सेकेंड फैमिली वरना काउंट नहीं होगा। ये फैमिली का डेफिनेशन यूनिवर्सल है, इनकम टैक्स में याद रखना। ये डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 10 क्लॉज 5 LTC के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इलाज मेरा हो, मैं एम्प्लॉई हूँ, आई एम द एम्प्लॉई, मैं किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, इलाज मेरा हो या मेरे फैमिली मेम्बर्स का हो, जो अभी एग्जेम्पशंस पढ़ के आए वो अप्लाई करेगा। मेरी मम्मी बीमार है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने गई, मेरी एम्प्लॉय की मदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, बॉस ने खर्चा दिया, एग्जेम्पशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मदर, अच्छा मान लेते कि मदर इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो डिपेंडेंट मदर तो फैमिली का हिस्सा है, बॉस ने खर्चा दिया और कौन सा अस्पताल है? सरकारी, मिलेगा एग्जेम्पशन? मिल जाएगा। मेरे दादाजी का इलाज हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बॉस ने पैसा दिया है, दादाजी फैमिली नहीं है तो एग्जेम्पशन नहीं होगा, ठीक है। मेरे सिस्टर का इलाज हुआ है, किसका? सिस्टर का, वो इकोनॉमिकली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे सिस्टर का इलाज हुआ है सरकारी अस्पताल में, मेरे बॉस ने पैसा दिया, एग्जेम्पशन मिलेगा? सर सिस्टर डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली नहीं है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, मैं एम्प्लॉय हूँ, साक्षात मेरा ही इलाज हो रहा है, मैं इलाज कराने गया प्राइवेट अस्पताल में, ठीक है, वो सरकारी अस्पताल नहीं है, वो मेरे बॉस का अस्पताल भी नहीं है, मेरा बॉस कोई हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल भी नहीं है, और प्रिस्क्राइब डिजीज भी नहीं है, एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है? ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो देते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल होता है, पर हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वो सब एग्जेम्प्ट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ आया, आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर हुए हैं जो बॉस ने रीइंबर्स किए हैं, तो आप यही मानोगे कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल में हुआ है एंड फुल्ली टैक्सेबल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा आपके कुछ मेडिकल खर्चे हुए हैं जो बॉस ने रीइंबर्स किए, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, ऐसा नहीं, वो आप मान लेना कि प्राइवेट अस्पताल में हुआ है और फुल्ली टैक्सेबल है। खत्म, मेडिकल हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है? एजुकेशन। सर यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं है, आइदर एग्जेम्प्ट और फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं है एजुकेशन को लेकर, आइदर एग्जेम्प्ट और फुल्ली टैक्सेबल। वेरी गुड, प्लीज ध्यान से। अच्छा, मैं तो एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉई को अगर बॉस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग करा रहा है वगैरह, तो वो तो एग्जेम्प्ट होगा, नंबर 1। एम्प्लॉय को जो भी आप एजुकेशन कराओ वो तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन कराओगे तो देखना पड़ेगा सर, हो भी सकता है नहीं भी। एम्प्लॉय के परिवार वालों को कराओगे, डेफिनेटली टैक्सेबल, ठीक है। क्लियर है? एक बार देखो किसकी पढ़ाई की बात उठ रही है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बच्चे, एनी अदर फैमिली मेंबर। एम्प्लॉय का कराओगे तो एग्जेम्प्ट है, बात खत्म। एम्प्लॉय के बच्चे का कराओगे तो सर देखना पड़ेगा। एम्प्लॉय के परिवार वाले मतलब भाई बहन वगैरह का कराओगे, स्पाउस का कराओगे तो सर वो ऑलवेज टैक्सेबल, वो फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉय की वाइफ का एजुकेशन फुल्ली टैक्सेबल। आर यू ओके विद दिस? अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉस्पिटल वहाँ इंपॉर्टेंट था ना कि कौन सा हॉस्पिटल है, यहाँ भी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ाई हुई है। नंबर 1, या तो एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट है या फिर एम्प्लॉयर का किसी इंस्टीट्यूट के साथ कुछ सेटिंग है। इट मैटर्स अलॉट कि किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो रही है। एक स्टूडेंट का डाउट है सर वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, यहाँ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं है? बॉस, गवर्नमेंट स्कूल फ्री होता है, गवर्नमेंट स्कूल फ्री होता है तो उसमें बॉस कुछ दे ही नहीं रहा है, तो परक्विजिट किस बात का? इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट स्कूल लिखा हुआ नहीं है। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में तो पैसे लगते ही नहीं है ना, गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन फ्री होती है तो वहाँ बॉस देगा क्या? तो कोई परक्विजिट नहीं, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल लिखा हुआ नहीं है। कौन कौन से स्कूल की बात हो रही है? नंबर 1, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल, मतलब तुम काम ही डीपीएस के अंदर करते हो, तुम डीपीएस का नाम सुने होगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तुम डीपीएस के कर्मचारी हो, तब तो तुम्हारे बॉस ही का स्कूल है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या लिखा है? एम्प्लॉयर्स टाई अप इंस्टीट्यूट। इसका मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर ने किसी स्कूल के साथ
एजुकेशनल टाई अप किया हुआ है अरेंजमेंट कि हमारे एम्प्लॉय वगैरह का आप वहाँ पे पढ़ा देना, पैसा हम देंगे वगैरह, ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो वो भी चलेगा। टाई अप इंस्टीट्यूट कैन बी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑल्सो। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, ये तुम लोग जानते नहीं होगे, तुम लोग सुने हो एक स्कूल है जिसका नाम है हेरिटेज। ऐसे मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग शहरों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पता है ये किनका है? जो पैसे वाले मारवाड़ी लोग हैं ना, पैसे वाले मारवाड़ी, उन्होंने मिलके एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट से ये स्कूल सेटअप किया है। हाई कॉस्टली स्कूल है, भयंकर कॉस्टली स्कूल, ठीक है। तो पैसे वालों ने बोला, सोचा कि भाई हमारी संतानें जाके क्रिश्चियन स्कूल में क्यों पढ़े, आवर फादर इन हेवन क्यों बोले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक फैंसी सा पूरा इंस्टीट्यूट स्कूल सेटअप कर लिया। और यही मारवाड़ी लोग जिनके पैसे से वो स्कूल बना, वही इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल है, ठीक है। इन सारे लोगों का, जो ये पैसे वाले लोग हैं, इनकी अपनी कंपनियां होंगी कि नहीं होंगी? बड़ी बड़ी कंपनियां, इनकी अरबपति लोग हैं। तो इनकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है 90% चांस क्या पढ़ने कहाँ जाएंगे? इन्हीं के स्कूल में। सोचो, सेंचुरी प्लाई नाम सुना है? सेंचुरी प्लाई, सेंचुरी प्लाई वाला का एक एम्प्लॉई है, वो बोला कि सर मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। वो सेंचुरी प्लाई वाला अभी कराते हैं, ऐसे फ़ोन उठाएगा, हाँ भाई इसको ले लो, हो गया हेरिटेज में एडमिशन उसका, और खर्चा पानी जो भी वो सेटिंग कर लिया जाएगा। हो सकता है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं टाई अप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? टाई अप। तो ये तो किसी प्राइवेट स्कूल के साथ भी हो सकता है ना, तो ये तुमको नहीं सोचना है, क्वेश्चन में लिख के दे देगा। तो अगर इन दो प्रकार के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है तो फिर टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? द आंसर इज, अगर एम्प्लॉय को पढ़ाया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉय के परिवार वाले, बच्चे को छोड़ के स्पाउस, डिपेंडेंट, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर को कराया जा रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। अभी बच्चे का क्या होगा सर? बच्चे का बताना क्या होगा? बच्चे की पढ़ाई का जो कॉस्ट है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 1000 पर मंथ है तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर 1000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। मतलब यहाँ पे -1000 नहीं होता। अगर मान लो बच्चे की पढ़ाई का पर मंथ खर्चा है 1100 तो फुल्ली 1100 टैक्सेबल। मतलब 1000 रुपया पार किया तो फुल्ली टैक्सेबल, और 1000 तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सीन क्लियर है? यहाँ बच्चों की लिमिट नहीं है। मतलब जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन लॉस में होता है ना, 2 बच्चे, हर जगह इनकम से 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे, यहाँ बच्चों की लिमिट नहीं है। ये देखो, नो लिमिट। तो यू कैन हैव एज मेनी बेबीज एज यू वांट, ठीक है। अभी एक सवाल उठता है सर कि अगर बच्चे की पढ़ाई एम्प्लॉयर के टाई अप वाले इंस्टीट्यूट में ही हो रही है तो उसकी फीस तो लगती नहीं होगी? हाँ, नहीं लगती। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? बोला वेरी सिंपल, जिस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे मिलता जुलता एक दूसरा स्कूल भी तो होगा, सिमिलर स्कूल, उसकी जो फीस होगी उसी को मान लेंगे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। नीचे एम्प्लॉयर ने एक स्कूल खोल रखा है जिसमें अपने सारे एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, तो उनका कॉस्ट पता कैसे चलेगा? तो बोला उसी स्कूल से मिलता जुलता कोई इंस्टीट्यूट उठाओ उसी इलाके का और रेट देख लो, पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में सिमिलर इंस्टीट्यूट, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो लोग बता देंगे कि एम्प्लॉयर ने एक स्कूल खोल रखा है या टाई अप पे, एम्प्लॉय के बच्चे उसमें जाके पढ़ते हैं, ठीक है। उस वैसे ही किसी स्कूल का में अगर पढ़ाई कर रहा होता तो उसका कॉस्ट होता इतना। अब वो अगर 1000 तक है, बच गए एग्जेम्पशन, 1000 के ऊपर है 1200 रुपया फुल्ली, 1200 रुपया टैक्सेबल। या बच्चों पर लिमिट नहीं है, ही कैन हैव एज मेनी चिल्ड्रन एज ही वांट, बट द वाइफ मस्ट ऑल्सो अग्री। नो, इनको छोड़ के बाकी किसी भी केस में अगर कोई भी पढ़ाई वगैरह हो रही है, जैसे मान लो एम्प्लॉय का बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसका एम्प्लॉयर से कोई टाई अप अरेंजमेंट कुछ है ही नहीं, पर फिर भी एम्प्लॉयर दिल का अच्छा है, वो अपने एम्प्लॉय के बच्चे की पढ़ाई का पैसा दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेट अवे आंसर है कोई 1000 नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। मतलब मान लो एम्प्लॉय का बच्चा है, वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में, जिसमें पढ़ाई का खर्चा होता है 700 रुपया पर मंथ, 700 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और एम्प्लॉयर का उससे कोई टाई अप वाई अप नहीं है, तब सर 700 रुपया कुछ नहीं मतलब है, फुल्ली टैक्सेबल। सीन क्लियर है? सावधान रहना इसमें। एजुकेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज वर्ड का मतलब ही होता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा।
फ्रिंज का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। सही है कि नहीं है? फ्रिंज मतलब लिटिल बिट एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो अच्छी बात है। अब फ्रिंज बेनिफिट के 4 केसेस हैं। पहला केस है फ्री मील्स, दूसरा केस है गिफ्ट, तीसरा केस है क्रेडिट कार्ड, चौथा केस है क्लब। ठीक है, 4 फ्रिंज बेनिफिट केसेस में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मेरी बात को सुनना। ठीक है, पहले आगे बढ़ने के आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। वो एग्जांपल सबको याद कर लो। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है सोडेक्सो। ये एक एग्जांपल है, इससे याद रहेगा लॉन्ग टाइम। क्या नाम है? सोडेक्सो। फ्रांस की कंपनी है, इंडिया में ऑपरेट करती है, इंडिया में भी इनका बहुत बड़ा कारोबार है। सोडेक्सो मील वाउचर देता है। क्या देता है? मील वाउचर एंड गिफ्ट वाउचर। मील वाउचर एंड गिफ्ट वाउचर। ओके, ये मुझे पहली बार वहीं पे पता चला था, केपीएमजी के अंदर ही। वहाँ पे वो लोग देते थे सोडेक्सो का वाउचर्स, मतलब जिस एम्प्लॉय को लेना है ले सकते हो। ओके, इससे फ़ायदा होता है, इससे टैक्स में सेविंग्स हो जाएगी आपकी। ओके, कैसे होगी मैं बता रहा हूँ। जैसे आई एम योर बॉस, मैंने तुमको सोडेक्सो का मील वाउचर दिया। हमारे यहाँ साल में 300 दिन सपोज हैं वर्किंग डेज, तो मैंने तुमको 300 वाउचर दिया है। कितना वाउचर दिया है? 300 वाउचर्स दे दिया, मतलब दिन में एक मील। ठीक है, दिन में एक मील का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे इनकम टैक्स में ये नियम है कि एम्प्लॉई जो आ रहा है वो काम करने के लिए 8 घंटे आ रहा है, तो सुबह खा के आएगा, रात को घर जाके खाएगा, तो बीच में एक बार एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर सकता है, तो एक ही मील ये लोग लेते हैं। ठीक है, हालांकि कोई लिमिट नहीं है, 2-3 बार खाओ, पर नॉर्मली एक ही मील एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तो एक दिन का एक मील, 300 दिन का 300 मील, तो मैंने एम्प्लॉय को 300 मील वाउचर दे दिए सोडेक्सो के। ठीक है, सोडेक्सो के मील वाउचर से आप क्या कर सकते हो? आप जोमेटो, स्विगी वगैरह से ऑर्डर करके खाना मंगा सकते हो, वो हो जाएगा। या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स से जहाँ ये वाउचर चलता है, जैसे तुम सोडेक्सो का वाउचर लेके मैकडोनल्ड्स में चले गए, केएफसी में चले गए, तो पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, वो वाउचर की तरह वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं तुमको गिफ्ट वाउचर भी दे सकता हूँ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है कि नहीं भाई, दिवाली ये जो भी बड़े बड़े त्योहार वगैरह होते हैं उसमें देता है ना, तो गिफ्ट वाउचर दे सकता हूँ। तो तुम जाके किसी भी बड़े गिफ्ट शॉप से अपने लिए खुद का गिफ्ट परचेज कर सकते हो। आर यू ओके विद दिस? ये वाउचर्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब मैंने वाउचर तुमको दिया, तुम चाहो तो किसी और को दे सकते हो, वो होता है ट्रांसफरेबल। इनकम टैक्स वालों को ट्रांसफरेबल चीज़ें पसंद नहीं है, वो उस पर टैक्स लगा देंगे। इनकम टैक्स वालों को चाहिए नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब मैं जो वाउचर दिया हूँ उससे खाना तुम ही खा सकते हो, किसी और को खाना नहीं खिला सकते। नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर, तो उसको वो लोग बख्श देंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट मील। एम्प्लॉयर ने मील प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को। अच्छा, मील जो है वो तो मैं तुमको ही दूंगा ना, तुम्हारे फैमिली को तो नहीं दूंगा, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड को तो मैं नहीं दूंगा, सिर्फ तुमको ही दूंगा ना मैं मील। लेकिन सर गिफ्ट तो मैं तुमको या तुम्हारे परिवार वाले को दे ही सकता हूं। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड याद है ना? सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर उसमें नहीं होता, स्पाउस होता है, चिल्ड्रन होता है, पेरेंट्स होता है, और डिपेंडेंट्स एंड सर्वेंट्स होता है, याद है? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो गिफ्ट तो उनमें से किसी को भी दे सकते हैं। 3 नंबर, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आई कैन गिव टू यू फॉर योर बेनिफिट और फॉर बेनिफिट ऑफ योर हाउस होल्ड। तुम्हारी वाइफ के लिए क्रेडिट कार्ड दे दिया, वो भी हो सकता है। 4 नंबर क्या लिखा है बोलो? क्लब। क्लब तुम्हारे लिए भी हो सकता है या फिर तुम्हारे घर वालों के लिए भी हो सकता है। ओके, तो देखो मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड नाम कितनी बार आया कि नहीं आया यहाँ पे आज। ठीक है, अब एग्जेम्पशन या टैक्सेबिलिटी क्या है वो बताओ। वेरी सिंपल, मील्स को लेके इनके 3 नियम है, 1, 2, 3। नंबर 1, ऑफिस प्रीमाइसेस में ऑफिस आवर्स के दौरान आपको जो भी मील दिया जाएगा, या फिर अगर आपको मील नहीं प्रोवाइड करके वाउचर दे दिया गया, क्या दे दिया गया?
वाउचर, या तो बॉस आपको खाना ही दे दे। होता है भाई, बड़े बड़े कंपनियों में कैंटीन वगैरह होती हैं जहां एम्प्लॉय जाके खाना खा सकता है, पैसा नहीं लगेगा या बहुत कम पैसा लगेगा। तो या तो आपको खाना ही प्रोवाइड हो रहा है, मील मतलब होता है थाली, हिंदी में बोलते हैं थाली प्रोवाइड करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मील। ओके, तो अगर आपको ऑफिस में खाना मिल रहा है या फिर वाउचर मिल रहा है, नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर लिखा है, मतलब तुम ही उससे खा सकते हो, किसी और को खिला नहीं सकते, तो एग्जेम्पशन है अप टू 50 रुपया, एग्जेम्पशन है अप टू 50 रुपया पर मील। ठीक है, तो सपोज मान लो जो मील तुमको मिली उसकी कीमत है 80 रुपये, तो 50 रुपया एग्जेम्पशन है, माइनस करो, कितना टैक्सेबल है, 30 रुपया टैक्सेबल है। एक और एग्जाम्पल, सपोज मान लो कि जो थाली है वो 100 रुपये की है, 100 रुपये की थाली है, पर तुमको बॉस 10 रुपये में दे रहा है, मस्त है एकदम लाइफ। तो 100 रुपये की थाली तुमको मिली है, तुमने कितना दिया, 10 रुपये, मुनाफा कितना हुआ, 90 रुपये, 90 रुपये में से 50 रुपये और माइनस करो एग्जेम्पशन का, कितना बचा, 40 रुपया, 40 रुपया टैक्सेबल। ठीक है, सीन क्लियर है, ओके। अच्छा, नंबर 2 क्या लिखा है, टी एंड स्नैक्स, शाम के वक्त ऑफिस में टी एंड स्नैक्स वगैरह आते हैं, ये 2 ही होता है परंपरा, मतलब 2 बजे आपको लंच मिलता है और शाम को 5-6 बजे टी एंड स्नैक्स आता है, वो फ्री है, उसका कोई एग्जेम्पशन है। बाजू में देखो उधर क्या लिखा है, नील। ठीक है, अच्छा, तुम किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हो जो रिमोट एरिया में है, तब तो सर फुल एग्जेम्पशन है, तब 50 रुपया नहीं, फुल एग्जेम्पशन है। हर बड़े शहर से 50 किलोमीटर की दूर पे एक इंडस्ट्रियल इलाका होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय लोग को खाना देते ही है, नहीं तो इतने दूर से बंदा आया है भाई, वहाँ पे आसपास कुछ होता भी नहीं है कि एम्प्लॉय मंगा सके, नो जोमेटो नो टमाटो कुछ नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर रिमोट एरिया में काम करते हो, बॉस जो भी खाने का देगा, चाहे थाली का कीमत 200 रुपया पर थाली हो, पर फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। आर वी ओके, दैट वाज मील। गिफ्ट वाउचर टोकन, बॉस ने आपको गिफ्ट दिया या गिफ्ट के बदले सोडेक्सो का वाउचर दे दिया या कुछ टोकन दे दिया। ठीक है, क्या गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं क्या, अरे हाँ यार मिलते हैं। जैसे त्यौहार वगैरह के मौके पे क्या होता है, कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बड़ा बड़ा मिठाई का बॉक्स देती है। ठीक है, तुमको पता है कि नहीं, हल्दीराम, बीकाराम, ये सब तिवाड़ी, इन सब का मिठाई का बॉक्स रहता है बड़ा बड़ा, तो पूरा सजाया वो लोग देती है। एक एक मिठाई का बॉक्स जो महंगा मिलता है, या ड्राई फ्रूट का जो बॉक्स मिलता है 2000, 2500, 3000 रुपये का होता है। तो अगर बॉस आपको दे रहा है तो वो गिफ्ट या प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहाँ पर 5000 रुपये तक एग्जेम्पशन है, साल का कितना एग्जेम्पशन है, 5000 रुपये तक। अगर आपके बॉस ने आपको गिफ्ट दिया तो 5000 रुपये तक का एग्जेम्पशन है। लेकिन बॉस ने ना अगर कैश गिफ्ट दे दिया, क्या दे दिया, कैश गिफ्ट का मतलब होता है मनी। बॉस ने बोला मैं तुमको मोबाइल से पैसा दे रहा हूँ या बैंक में पैसा डाल रहा हूँ, अपने आप जो करना है कर लो, पैसा अगर गिफ्ट किया है तब कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। अगर गिफ्ट वाउचर वगैरह लेस देन इक्वल टू 5000 है तो एग्जेम्प्ट, 5000 से ऊपर है तो 5000 एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल। और अगर मनी गिफ्ट है तब तो सर फुली टैक्सेबल। बॉस ने तुम सबको 4-4 हज़ार रुपया मनी गिफ्ट दिया, तुम्हारे बैंक में सीधा SMS आ गया, टिंग 4 हज़ार रुपया आ गया, टैक्सेबल। सामान दिया तो 5000 रुपये तक का एग्जेम्पशन है। ठीक है, अच्छा, इसको लेकर ना एक कंट्रोवर्सी है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा सबके लिए, ये मैंने लिख के भी दे दिया है ग्रीन कलर में, कंट्रोवर्सी पूरा। ठीक है, मेरी बात को सुनना। सपोज आपके बॉस ने आपको 8000 रुपये का गिफ्ट दिया है, 8000 रुपये का गिफ्ट पकड़ाया है। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन ये है कि 5000 के ऊपर अगर दिया है तो फिर फुल्ली टैक्सेबल, मतलब 8000 फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि 8000 में से 5000 माइनस करो, केवल एक्सेस 3000 टैक्सेबल। तो दोनों में से सही आंसर कौन सा है? CBDT का क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि हम 5000 माइनस करने दे देंगे तो बैलेंस खाली 3000 ही टैक्सेबल रहेगा। अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की किताब को देखोगे ना, चार्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, इन दोनों इंस्टीट्यूट की किताब को अगर देखोगे तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव लेके चला है। कभी ये लोग बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल, कभी ये बोलते हैं कि केवल जो एक्स्ट्रा है 5000 के ऊपर वो टैक्सेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तुम एग्जाम में चाहो तो ऑल्टरनेट आंसर दे सकते हो कि तुम एक आंसर पहले तुम एक काम करो, खाली एक्सेस ओवर 5000 को टैक्सेबल बना के सॉल्व कर दो, फिर तुम नीचे आंसर में एक नोट डाल दो
Alternatively, we can consider that as the amount of the gift exceeds 5,000, it is fully taxable. बस ऐसा नोट देके छोड़ दो, तो तुम्हारा भी हो गया, उनके मन का भी हो गया, दोनों के मन का हो गया, एक ऑल्टरनेट आंसर बना के डाल देना, ठीक है। तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया है, ये याद रखना, कंट्रोवर्सी है। क्रेडिट कार्ड इजी है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिला है पर्सनल खर्चे के लिए तो इट इज़ लाइक गिविंग यू सैलरी ओनली। मैं आपको अगर क्रेडिट कार्ड दे दूँ और बोलूँ कि जो खर्चा करना करो, आटा दाल चावल जो खरीदना खरीदो, तो भाई सैलरी जैसा ही हो गया, फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जम्पशन नहीं है। चौथा, क्लब एक्सपेंसेस। नाउ लिसन टू मी, क्लब एक्सपेंसेस क्या होता है, पहले थोड़ा सा मतलब समझ लो। जो लोग घूमने के बहुत शौकीन होते हैं ना, कि हम तो साल में भाई 2 बार 3 बार कहीं घूमने जाएंगे, ये ज़िंदगी है, इसी में जी लो मर लो वगैरह होते हैं, जिनको घूमने का बड़ा चस्का होता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, देर आर सर्टेन पैकेजेस कॉल्ड, एग्जाम्पल क्लब महिंद्रा हॉलीडेज। शायद तुमने नाम सुना, नहीं सुना तुम गूगल कर लेना, क्लब महिंद्रा हॉलीडेज। तो अगर आपकी कंपनी आपके लिए, एम्प्लॉय के लिए क्लब का बिल वगैरह पेमेंट कर रही है, मेंबरशिप का पे कर रही है, तो वो सब फुल्ली टैक्सेबल होता है। केवल एक केस है जब एग्जेम्पशन है, अगर कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्लब को ज्वाइन करने का जो इनिशियल मेंबरशिप फीस होता है केवल वो दिया है, तो वो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा जो भी दिया है वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। डन है ये। ईसॉप, नेक्स्ट परक्विजिट क्या है, ईसॉप। आजकल ईसॉप बहुत पॉपुलर है, हर जगह न्यूज़ में ये छाया हुआ है कि सुंदर पिचई की सैलरी है 1800 करोड़ रुपए। 1800 करोड़ रुपए में 1700 करोड़ तो ईसॉप ही है, और क्या है। तो ईसॉप एग्जेम्पशन नहीं होता, ईसॉप इज फुल्ली टैक्सेबल, ईसॉप इज फुल्ली टैक्सेबल। ईसॉप का वैल्यू कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है। मान लो तुम एक एम्प्लॉई हो, ठीक है, तुम्हें मिल रहा है ईसॉप, ओके। तुम कितने शेयर्स खरीद सकते हो ईसॉप में, उन्होंने बोला 10,000 शेयर्स खरीद सकते हो। कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स। इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 500 रुपया, पर तुम खरीद सकते हो कितने में, सिर्फ 100 रुपए पे। तो तुमको मुनाफा कितना है, तो मुनाफा अल्टीमेटली टोटल कितना है, 40 लाख रुपया। या सुनो, कुछ गलत है क्या, मिस्टेक? ओ 5 - 100, ठीक है। मतलब कंपनी ने 500 रुपये के जो अपने शेयर्स है वो आपको सिर्फ 100 रुपये में दे दिए, तो आपका मुनाफा कितना हो, 400 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, तो 40 लाख रुपया फायदा। दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन वेम्पशन नहीं है यहाँ पे। कैलकुलेशन पर्पस के लिए 2-4 बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तुमको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 तुमको क्या चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कि उन शेयर्स जो तुमको मिले उसकी कीमत क्या है। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू, ये नाम सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर में सुनते हैं, कैपिटल गेन्स। सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर में सुनते हैं, कैपिटल गेन्स में सुनने को मिलता है अपना फेयर मार्केट वैल्यू। नाउ फेयर मार्केट वैल्यू तो हर दिन बदल रहा है, तो कौन से दिन का लेना है। इन्होंने बोला सिंपल है, एम्प्लॉय ने जिस दिन आके ऑप्शन परचेज किया कि भाई हाँ मैं खरीदूंगा, एक्सरसाइज किया अपना ऑप्शन। ऑप्शन परचेज करना को अपने इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज द ऑप्शन। जो आपको चॉइस मिला आपने वो एक्सरसाइज किया, ठीक है। तो जिस दिन उसने आके ऑप्शन परचेज किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, ठीक है। माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे कंपनी ने उसको दिया है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये होता है परक्विजिट वैल्यू। ये रहा फॉर्मूला। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का लेना है, डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। मतलब जिस दिन तुमने जाके बॉस को बोला कि मैं खरीदूंगा उस दिन, डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, ठीक है ना। फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का कुछ गणित है जो हमको याद करना पड़ेगा। मान लो जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ वो लिस्टेड कंपनी है, और मैंने 14 जनवरी को जाके बॉस को बोला आई वांट टू परचेस,
ठीक है। तो 14 जनवरी के दिन स्टॉक मार्केट में उस मेरी कंपनी के शेयर्स का ओपनिंग प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 क्या आएगा, एवरेज प्राइस, वो लिया जाएगा। ठीक है। अगर जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वो दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एनएससी और बीएससी, तो मैं कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस कंसिडर करूँगा, वो वाले स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस कंसिडर करूँगा जिसमें कंपनी का शेयर ट्रेडिंग ज़्यादा होता है। कॉमन सेंस की बात बता देता हूँ, अगर आपकी कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी, तो ज़्यादा ट्रेडिंग एनएससी में ही होगा। पर तुम बहस मत करना, क्वेश्चन में अगर बीएससी बोला है तो गो फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, जिस दिन मैंने 14 जनवरी को शेयर्स खरीदे उस दिन मेरे कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग हुआ ही नहीं था, तो जो भी पिछले दिन ट्रेडिंग हुआ है उस दिन का भाव ले लो आप। अच्छा, मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब करता हूं जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो शेयर्स का वैल्यू आपको एक मर्चेंट बैंकर से निकलवाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आज तुरंत तो निकलवाया नहीं जाएगा। ठीक है। बोलता है पिछले 180 दिन में कभी भी, क्योंकि हर एम्प्लॉय तो अलग अलग दिन आके करेगा। कंपनी ने ईसॉप सिर्फ एक एम्प्लॉय को दिया होगा कि बहुत सारे को, बहुत सारे, और एक ही दिन सबके सब आके खरीदते हैं कि अलग अलग दिन। तो बॉस पहले से ही एक मर्चेंट बैंकर से वैल्यू निकलवा के रखा है, तो बोलता है द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर लेस देन इक्वल टू 180 डेज बिफोर यू एक्सरसाइज द ऑप्शन। मतलब मैंने जिस दिन ऑप्शन परचेज किया वहां से पिछले 180 दिन पहले मर्चेंट बैंकर ने जो भी वैल्यू निकाली है, टेक दैट वैल्यू। मर्चेंट बैंकर कौन होता है ये मैं लॉ में पढ़ा चुका प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है। अब हर चीज तो बार बार रिपीट नहीं कर सकते अपने। नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन। क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन। बहुत ही सुंदर, ध्यान से सुनना, इजी इजी। यार मैं हर चीज में तुमको एक प्रैक्टिकल स्टोरी इसलिए दे रहा हूं कि तुम रिलेट कर पाओ। मैराथन में इतना नहीं बोला जाता जनरली, ठीक है। मैराथन क्योंकि कम समय में पढ़ाना होता है तो फटाफट बस फॉर्मूला बोल दिया था, पर मुझे मालूम है कि अगर मैं फटाफट बोला ना खाली फॉर्मूलाज, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, तो मैं समझा भी रहा हूँ साथ में और एक स्टोरी भी दे रहा हूँ। एक एम्प्लॉई के घर में अगर कोई ज़रूरत है, किसी कोई बीमार है, शादी है, कुछ भी है, तो उसको लोन चाहिए। लोन लेने वो किसके पास जाएगा, सबसे पहले अपने बॉस के पास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉस उसके साथ कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने वाला नहीं है, ना बॉस उसका घर गिरवी लेने वाला है। ठीक है। और चांसेस है कि बॉस आपसे ब्याज भी नहीं लेगा, और तुम बैंक के पास जाओगे तो बैंक वाले तो ऐसे गोल गोल घुमा देंगे, ब्याज भी फोड़ के लेंगे, प्लस कुछ गिरवी भी रखवा लेंगे, है ना। तो तुम सबसे पहले किसके पास जाते हो, बॉस के पास। बॉस बोला तथास्तु, मतलब लोन दे दिया। तो लोन इज नॉट अ परक्विजिट। हेलो, लोन जो बॉस आपको दे रहा है वो परक्विजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन तो आप चुकाओगे। अगर मैंने आपको ₹1,00,000 का लोन दिया है तो वो तो आप मुझे चुका दोगे ना, तो वो गिफ्ट थोड़ा ना है, परक्विजिट थोड़ा ना है। लेकिन लोन का ब्याज बच गया ना तुम्हारा, मैंने बोला ब्याज नहीं लेंगे जा, तो तुम्हारा ब्याज बचा है कि नहीं, ये तो इंटरेस्ट सेविंग्स हुआ ना, दिस इज परक्विजिट। ये परक्विजिट कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे? वेरी सिंपल। यहां हम लोग फॉलो करते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। हर स्टूडेंट को कॉमर्स बैकग्राउंड के सिंपल इंटरेस्ट तो आता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट भले वो भूल जाए, वैसे तो वो भी आता होगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चाहिए। क्या चाहिए अपने को? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल तुमको पता है, द लोन अमाउंट। रेट कौन सा लेना है सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल को, मतलब प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग डेट पे 1 अप्रैल 2022 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो वाला रेट लेना है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, इंटू टाइम लेना है। यहां पर एक बात याद रखना, ऑलवेज गो फॉर always go for monthly calculation। ठीक है। always go for monthly calculation कि 12 महीने में से हर महीने तुमने कुछ लिया, कुछ चुकाया, कुछ लिया, कुछ चुकाया, तो बैलेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, तो मंथली कैलकुलेशन करना। द प्रिंसिपल अमाउंट विल गो अप एंड डाउन। जैसे मैंने तुमको 1,00,000 का लोन दिया, अगले महीने आके तुमने मेरे को 10,000 रुपया चुका दिया, फिर उसके अगले महीने 20,000 चुका दिया, फिर उसके अगले महीने 30,000 चुका दिया, ऐसे तो कम हो रहा है ना। तो हर महीने में प्रिंसिपल कम हो रहा है तो ब्याज भी तो कम होगा ना, तो मंथली कैलकुलेशन करना। प्रिंसिपल समझ गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लेंगे? एसबीआई रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मान लो क्वेश्चन में 2 एसबीआई का रेट था, एक 1 अप्रैल 2022 और दूसरा था 31 मार्च 2023। कौन सा लोगे?
1 अप्रैल 2022 जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रहता है वो वाला रेट लोगे, ठीक है। इनटू टाइम जितना जितना महीना है मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लो ब्याज, ठीक है। अच्छा मान लो SBI का रेट है 12%, कितना है 12%, मैं तुमसे 4% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो तुम्हारे सेविंग्स कितना है 8%, तब मल्टीप्लाई 8% से होगा, 12 से नहीं होगा। ये रहे दो फॉर्मूलाज। ओके, दो एग्जाम्पशंस है, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो गया ना, ठीक है ना। दो एग्जाम्पशंस है। पहला पेटी लोन, पेटी लोन मतलब 20,000 तक का लोन है तो ब्याज परक्विजिट नहीं होगा, और अगर भयंकर बीमारी के लिए लोन लिया है चाहे कितना भी अमाउंट हो, परक्विजिट नहीं होगा, एग्जाम्पशन है। सरकार ने बोला 20,000 तक का लोन एग्जाम्पशन है, 20,000 तक का लोन तो लोन हुआ ही नहीं सर, वो तो एडवांस सैलरी हो गया, ठीक है। और अगर स्पेसिफाइड डिजीजेस के इलाज के लिए तो भी हम माफ़ कर देंगे। ओके, डन है सर, ये 9 नंबर, वेरी गुड। 10 नंबर LTC, बड़ा अद्भुत है, बड़ा फेमस है, क्या नाम है इसका, LTC, लीव एंड ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। एक बार तुम लोग जरा पलट के देखो, सिर्फ 2 पेज है, 2 पेज में परक्विजिट खत्म है ना। मैंने 2 पेज बोला, कितना पलट रहे हो, ये 10 नंबर है और बाजू वाले पेज में तो 11 नंबर होगा, है ना, फिर तो परक्विजिट खत्म अपना। मैंने बोला ही था परक्विजिट में टाइम लगेगा। अब सबसे पहले क्या LTC, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूँ, परक्विजिट का सेक्शन नंबर होता है 17, सैलरी चैप्टर में 3 सेक्शन है, 15, 16, 17, तो 17 नंबर सेक्शन परक्विजिट होता है। LTC सेक्शन नंबर 17 में है ही नहीं, ये सेक्शन नंबर 10 में है। किस में है ये सेक्शन नंबर 10 का 5, ठीक है, 10 क्लॉज 5। पर फिर भी इसको मैं परक्विजिट के साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक परक्विजिट है बगल में। देखो 11 नंबर का नाम क्या है, ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन, सेक्शन नंबर 17 में आता है ये। तो अब तुमको तो दिमाग में डाउट है सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं बता दूंगा, ठीक है, इसीलिए साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। तो पहले LTC पढ़ लें, लीव ट्रैवल कंसेशन। आप ना कहीं वेकेशन पे गए हो तो वेकेशन में क्या क्या खर्चा लगता है सर, ट्रैवल, तुम जहाँ घूमने गए हो वहाँ की फ्लाइट या ट्रेन या बस पकड़ के जाओगे, फिर वहाँ पे जाके होटल में रुकोगे ना, रोड पे थोड़ा रुकोगे, होटल का खर्चा। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद भी तो गाड़ी घोड़ा कुछ करना पड़ेगा ना लोकल घूमने के लिए, प्लस खाना पीना नहीं होगा, प्लस शॉपिंग नहीं होगी। तुम्हारा बॉस बहुत ही अच्छा है, उसने तुमको सारे खर्चे दे दिए, एग्जेम्पशन सिर्फ इसमें ही मिलेगा। जब आप वेकेशन मनाने जाते हो तो आपके बहुत खर्चे होते हैं। तुम वेकेशन पे जा रहे हो तो अपने साथ एक बजट लेके चलते हो ना, इतना लाख रुपया का मेरा बजट है, मैं इतना खर्चा करूँगा, भाई लगता है पैसा वेकेशन पे। तो बॉस ने बोला सारा दे देंगे, जाओ घूम के आओ, हम लोग को भी शांति मिलेगा, ठीक है। तुम जाओ अपने परिवार के साथ घूम के आओ, परिवार मतलब वही फैमिली, जब से यहीं से तो बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट फैमिली मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन, सेकंड फैमिली मतलब डिपेंडेंट, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, ऊपर। तो बॉस ने बोला तुम्हारा पूरा शॉपिंग का खर्च, सबका सारा खर्चा हम लोग देंगे, पर एग्जेम्पशन सिर्फ आपको किस में मिलेगा, बाकी जितने भी खर्चे बॉस देगा वो सब फुल्ली टैक्सेबल। होटल का खर्चा बॉस ने दिया टैक्सेबल, टूरिंग का दिया टैक्सेबल, फूड का दिया टैक्सेबल, शॉपिंग का दिया टैक्सेबल, केवल ट्रैवलिंग के लिए आने और जाने का जो खर्चा है वो केवल एग्जेम्प्टेड है। कूल। छुट्टियां मनाने कहाँ गए हो, इंडिया में घूमोगे तो एग्जेम्पशन है, इंडिया के बाहर जाओगे ठेंगा एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन टूरिज्म प्रमोट करेगी कि फॉरेन टूरिज्म, कि दुबई घूम के आ जाओ, दुबई घूमने गए ना पूरा टैक्स लगेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है, इंडिया में घूमना पड़ेगा। ओके, तो इंडिया कम बड़ा है क्या, इंडिया में घूमने के लिए हजारों लाखों जगह हैं, ठीक है, इतना डाइवर्स नेशन है, बाहर जाएंगे। LTC का सेक्शन क्या है, 10 की 17, 10 का 5 है। अच्छा, जो ट्रैवल का खर्चा होता है उसमें एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अगर एयर से ट्रैवल किया एरोप्लेन से
तो एक्चुअल कॉस्ट जो भी लगा है और इकोनॉमी क्लास का जो टिकट विच एवर इज लोअर। सरकार एग्जामिशन सिर्फ इकोनॉमी क्लास जितना ही देगी, तो बिजनेस क्लास में ना बॉस कोई जाता भी नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आज मुझको भी फ्लाइट पकड़ के जानी हो तो 2 घंटे की बात है, मैं बिजनेस क्लास में क्यों बैठूंगा यार। इकोनॉमी क्लास का भाड़ा होगा 10,000 रुपया, और वहीं पे अगर बिजनेस क्लास में बैठोगे तो उसका भाड़ा सीधा 40,000 रुपया हो जाएगा। क्या सेंस बनता है क्या 2 घंटे में तुमको ऐसा क्या करना है। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में फर्क होता है, स्पेस का फर्क होता है। इकोनॉमी क्लास में तो ऐसे छोटा सा बैठना पड़ता है, पैर पसार भी नहीं सकते, ठीक है। प्लस खाना पीना अपना पूछ के खरीदना पड़ेगा, और वो जो बगल में मतलब होता है ना 3 सीट होती है, इस तरफ 3 सीट, तो उसमें एक जो रॉड होता है वो एक ही मिलता है, तो दोनों आदमी लड़ते रहो कौन हाथ रखेगा, ठीक है। बस ये होता है। बिजनेस क्लास में क्या होता है, यू हैव अ बिगर सीट, यू हैव मोर लेग स्पेस, दे कीप ऑन ठूसिंग समथिंग इन योर माउथ, खाना चलता रहता है, बस यही है। तो 2 घंटे के लिए कोई इतना याशी करने की जरूरत नहीं। 10,000 में काम बन रहा है, 40 कौन फूकेगा। तो सरकार ने बोला भाई अगर आप लोग बिजनेस क्लास से घूमे हो परिवार को लेके, बॉस ने पूरा खर्चा दिया, हम तो एग्जामिशन सिर्फ इतना ही देंगे, इकोनॉमी क्लास जितना भाड़ा। लेकिन रेलवे, गवर्नमेंट को रेलवे से प्यार है, क्यों, क्योंकि रेलवे तो गवर्नमेंट का है ना, ठीक है। तो रेलवे से जाओगे तो फर्स्ट क्लास एसी टॉप, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता ना शायद, यही होता है ना टॉप रेलवे में, कि इससे ऊपर भी कुछ होता है। तो फर्स्ट क्लास एसी का भाड़ा जितना एग्जामिशन मिल जाएगा, मतलब पूरा ही मिल जाएगा ऑलमोस्ट। बस से जा रहे हो तो डीलक्स बस जितना भाड़ा मिल जाएगा। कोई ऐसे माध्यम से जा रहे हो जो एयर नहीं है, रेलवे नहीं है और बस भी नहीं है, तो ये फर्स्ट क्लास एसी जितना रेलवे का जो भाड़ा होता है उस हिसाब से एग्जामिशन मिल जाएगा। मतलब सपोज कार यूज कर रहे हो जाने के लिए, छोटे मोटे जगहों में जो 200 किलोमीटर दूर है, हम तो गाड़ी से भी तो जा सकते हैं, तो वहाँ पे एग्जामिशन कितना मिलेगा, बोला उतने ही डिस्टेंस का अगर फर्स्ट क्लास एसी का भाड़ा जो होता है उसके हिसाब से एग्जामिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बस एग्जामिशन ज़्यादा नहीं है, एग्जामिशन सिर्फ पहले तो ये समझ लो, अगर आपके बॉस ने तमाम खर्चे दिए हैं तो एग्जामिशन सिर्फ आपको ट्रैवल कॉस्ट का मिलेगा बॉस, उससे ज़्यादा एग्जामिशन नहीं है। अच्छा, यहाँ बच्चों का थोड़ा सा केस है, अलग है, ठीक है। इन्होंने बोला ऐसे तो 2 ही बच्चों का मिलेगा, कितने का, 2 ही बच्चों का, लेकिन अगर आपके सपोज सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ट्विंस पैदा हो गए, जैसे जो फर्स्ट बर्थ था उसमें एक बच्चा पैदा हुआ, और सेकेंड टाइम जब एम्प्लॉय के बच्चा पैदा हुआ तो ट्विंस हो गए, तब फिर बोला एक को लेंगे एक को छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा बुरा मान जाएगा, ठीक है। तब तीनों का मिल जाएगा एग्जामिशन, ओके। अच्छा, पहले बार में बच्चा पैदा हुआ और ट्विंस हुआ तो 2 का वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब किसी को भगवान ने अगर ट्रिपलेट दे दिया, तो ट्रिपलेट मतलब 3 बच्चे, तब तीनों का मिल जाएगा, ओके। ये देख लो इधर, एग्जामिशन 2 ही बच्चों का होता है, लेकिन अगर आपके फर्स्ट बर्थ के बाद सेकेंड बर्थ में ट्विंस वगैरह हो गए तो फिर वो पूरा मिल जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ 2 चिल्ड्रन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड एक हुआ था और सेकेंड टाइम जब बच्चा पैदा हुआ तो ट्विन ट्रिपलेट हो गया, तो फिर सबका मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा थोड़ा है कि एलटीसी का एग्जामिशन लेने के लिए वो बच्चे की लाइन लगा देगा यार, ये तो मतलब बाई चांस होता है, ऐसा थोड़ा कि प्लान करके हो गया किसी के। नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिशन मिलता है ना, इनका 4 साल का एक ब्लॉक होता है। कितने का ब्लॉक, 4 साल। अभी जो ब्लॉक चल रहा है वो ये है 2022 से 2025, तो 4 साल के ब्लॉक में केवल 2 ही जर्नी का एग्जामिशन मिलेगा, 4 जर्नी का एग्जामिशन नहीं मिलेगा। तुम हर साल जाते हो घूमने, ठीक है, तो 4 साल में 4 बार गए, आपको 2 ही बार केवल एग्जामिशन मिलेगा, 4 बार एग्जामिशन नहीं मिलेगा, क्लियर। अच्छा, मान लो 4 साल के ब्लॉक में तुम घूमने ही नहीं गए या फिर एक ही बार घूमने गए, तो तुम एक जर्नी का एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड करके अगले ब्लॉक में एंजॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2018 से 21 वाला जो ब्लॉक था उसमें तुम या तो गए ही नहीं घूमने या एक ही बार गए हो, तो फिर तुम एक एक्स्ट्रा यहां लाके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और 2022-25 में तुमको टोटल 3 जर्नी का एग्जामिशन मिल जाएगा, क्लियर है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एक एम्प्लॉई है हर साल घूमने जाता है, 4 बार घूमने गया, लेकिन उसको मालूम है कि 4 बार का एग्जामिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बार का मिलेगा। पहली बार जब वो घूमने गया था ना, तो सस्ते जगह घूमने गया था जहां कम ट्रैवल कॉस्ट है, तो उसने एलटीसी क्लेम नहीं किया। दूसरी बार वो जो गया महंगी जगह घूमने गया तो ट्रैवल का खर्चा ज़्यादा लगा, उसने क्लेम कर लिया। तीसरी बार फिर सस्ती जगह गया, फिर क्लेम नहीं किया।
चौथी साल फिर महंगी जगह घूमने गया तो फिर क्लेम कर लिया, क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, वो ऐसा कर सकता है। एलटीसी का एग्जेम्पशन आप कौन से जर्नी में यूज करना चाहते हो, या आपकी चॉइस है। तो आपको मालूम है कि 4 साल के ब्लॉक में 2 ही जर्नी का मिलेगा, तो आप कौन से 2 जर्नी में एलटीसी यूज करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। 18 से 21 के बीच में भी वो घूमने गया था, पर उसने एलटीसी यूज नहीं किया था, तो 2 बचा हुआ है ना, पर 2 में से सिर्फ एक ही कैरी फॉरवर्ड होता है, 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो एक कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। तो 22 से 25 में कितना जर्नी यूज कर सकता है वो? 3 जर्नी। आर यू ओके विद दिस? एलटीसी क्लियर है? अब यार सर अगले पेज में हमारा आखिरी परक्विजिट है टीटीए। Very, very important. Very, 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 very important. What is the difference between What is the difference between LTC and TTA? कुछ खाने का मंगा। इधर TTA, मैं एक बात बता रहा हूँ, एकदम सच है और ध्यान से सुन लो। TTA और LTC में कोई फर्क नहीं है। LTC आप अगर घूमने जा रहे हो तो उसके लिए बॉस खर्चे दे रहा है, वो आपको परक्विजिट है, टैक्सेबल है। वैसे ही ट्रैवल टूरिंग एकोमोडेशन में भी तुम घूमने जा रहे हो और बॉस खर्चा दे रहा है, ठीक है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि जो क्वेश्चन आया है वो एलटीसी का है कि टीटीए का है? मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको ये सारे शब्द दिख रहे हैं तो मतलब वो एलटीसी का है। जैसे फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलटीसी तब तो एलटीसी का है, तब यहाँ पे आना मत। दूसरा, क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया है 4 साल का ब्लॉक, 2 जर्नी, ये सब भाषा दिया है, तो मतलब वो एलटीसी का है। तीसरा, अगर क्वेश्चन में एग्जेम्पशन की बातें पूछी जा रही है तो वो एलटीसी का है, बिकॉज यहां कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, ठीक है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन को पढ़ के तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि वो एलटीसी की टीटी है, वो तुमको लैंग्वेज से अपने आप डिड्यूस करना पड़ेगा। यहां भी घूमने जा रहे हैं, वहां भी घूमने ही जा रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस का मैंने टेबल बनाया है, पढ़ो। एलटीसी का सेक्शन नंबर क्या है? 10। एलटीसी टेक्निकली परक्विजिट नहीं है, बिकॉज ये सेक्शन 17 में नहीं है, 10 में। यहां पे आपको कौन से खर्चे मिल रहे हैं? आपको और आपके फैमिली के खर्चे मिल रहे हैं। यहां पर एग्जेम्पशन मिलता है फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट, कोई परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एग्जेम्पशन था, है ना, एग्जेम्पशन था, पीवी का फॉर्मूला नहीं था। उधर देखो, टीटीए एक परक्विजिट होता है अंडर सेक्शन 17, इट इज अ परक्विजिट। यहां पे आपको या आपके घर वालों को, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड का मिलता है, ठीक है। यहां पर कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, हाइलाइटर। उल्टे जो भी बॉस ने आपके लिए खर्च किया उसका जो पूरा मार्केट रेट है वही परक्विजिट वैल्यू और वो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं घूमने जा रहे हो, बॉस ने सीधा टिकट खरीद के आपको पकड़ा दिया, बोला ये ले टिकट, तो वो टिकट का जो मार्केट रेट है वही, ठीक है। तो यहां कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फुल मार्केट रेट इज टैक्सेबल। अब मैंने बोला था ना कि एग्जाम में कैसे समझेंगे हम। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलटीसी तो वो एलटीसी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे 4 इयर्स ब्लॉक, 2 जर्नी, ये सब तरह की भाषा है, तो मतलब वो एलटीसी की बात कर रहे हैं। अगर एग्जेम्पशन के बारे में बोल रहे हैं मतलब वो एलटीसी की बात कर रहे हैं, बिकॉज टीटीए में कोई एग्जेम्पशन नहीं होता। तो अगर ये सब शब्द दिखे तो समझ जाना एलटीसी में सॉल्व करना है, और ये सब कुछ नहीं है तो टीटीए में सॉल्व करना। और टीटीए में कोई सॉल्व है ही नहीं, टीटीए में सिंपल है, जो भी बॉस ने आपके लिए किया है उसका जो मार्केट रेट है दैट इज द अमाउंट, ठीक है। थोड़ा सा डेंजरस है, सुनो तो, तुम ना इंडिगो में काम करते हो। कहाँ काम करते हो? इंडिगो में। तुम्हारे बॉस ने तुमको 10 टिकट दिया है, कितना टिकट? 10 टिकट। तो इंडिगो के लिए तो वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि खुद का टिकट है, पर इन्होंने बोला ना, वो टिकट की मार्केट रेट जो है उतना ही हम लोग टैक्स लगाएंगे।
सपोज इंडिगो ने जो आपको 10 टिकट दिए हैं, एक एक टिकट का मार्केट रेट है 10,000 रुपया, तो 10 टिकट इंटू 10,000 1,00,000 रुपया। नॉट द कॉस्ट ऑफ द इंडिगो, नो, पूरा मार्केट रेट पे टैक्स लिया जाएगा। क्लियर है ये? आप गए हो ऑफिशियल टूर पे, और साथ में अपनी बीवी को भी लेके गए हो, वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी की, बॉस दोनों का खर्चा दे रहा है, तो तुम तो ऑफिशियल टूर पे हो तो तुम्हारा वैल्यू 0, लेकिन वाइफ का जो भी खर्चा लगाओ फुल्ली टैक्सेबल। तीसरा, तुम टूर पे गए थे, ऑफिशियल टूर पे, सपोज 10 दिन के लिए, वाइफ को भी ले गए, 10 दिन पूरे हो गए, 5 दिन और घूम लिए, तो तुम्हारा 10 दिन का खर्चा जो है वो ऑफिशियल टूर वो तो एग्जेम्प्ट, पर तुम्हारा बैलेंस 5 दिन टैक्सेबल, और वाइफ का तो पूरा 15 दिन का फुल्ली टैक्सेबल। इन एनी अदर केस वही मार्केट रेट। यहां कोई एग्जाम्पशन है ही नहीं टीटीए में, फुल्ली टैक्सेबल है, वो भी मार्केट रेट पर। तो हम कैसे समझेंगे एग्जाम में? सिंपल है सर, शब्दों को देख के समझ जाएंगे कि एलटीसी में है कि टीटीए में है। ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर वर्क विजिट्स। ओके, सो हमने सारे के सारे वर्क विजिट्स कर लिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पिलोस। ओके, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, कंटिन्यू करते हैं। पिलोस, डिडक्शंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कम टू पेज 20। ये रहा पेज 20, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। यहां प्रॉफिट वर्ड का मतलब है लंप सम पेमेंट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब है अगर आपको मंथली पेमेंट के बजाय वो लंप सम पेमेंट एक ही बार में कुछ दे देते, उसको बोलते हैं पिलोस। पिलोस के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1, आपका बॉस आपको टर्मिनेशन पे कोई भी अमाउंट दे रहा है। टर्मिनेशन मतलब आप जा रहे हो निकल के, तो उसके 2 एग्जाम्पल्स है, लिख लो। रिट्रेंचमेंट, कॉम्पनसेशन, आपको निकाला जा रहा है नौकरी से, सिर्फ तुमको नहीं, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, बिकॉज कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और कंपनी बोलता है इतने सारे एम्प्लॉयज की हमें जरूरत नहीं है, तो निकाल रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज को, तो उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट करना। तो क्योंकि निकाल रहा है तो आपको कुछ मुआवजा देगा, लमसम अमाउंट, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ये रहा नीचे क्या लिखा है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो आपको निकाला जा रहा है, आपको ही नहीं, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, बिकॉज कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उनको फाइनेंशियली सूट नहीं कर रहा है। ओके, तो आपको जो भी मुआवजा मिलता है उसको कंपनसेशन बोलते हैं, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अब यहां पे कुछ एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010B, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010B। तो तुमको जो भी मुआवजा मिलेगा सरकार उसमें एग्जेम्पशन देगी। सर कितना एग्जेम्पशन देगी? सरकार बोलेगी 3 चीजें सॉल्व करो, उसमें से जो लोएस्ट आएगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर 3 चीजें क्या होगी? इधर मुझे सुनो। एक तो गायत्री मंत्र जो मिला है उससे ज्यादा तो एग्जेम्पशन होगा नहीं, तो एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा, एक मैक्सिमम लिमिट है, कितने तक का एग्जेम्पशन मिलेगा? मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, और तीसरा क्या है? फॉर्मूला। तीसरा क्या है? फॉर्मूला। पूरे चैप्टर में 15/26 दो ही जगह यूज होता है, या तो ग्रेचुइटी के एग्जेम्पशन में या रिट्रेंचमेंट के एग्जेम्पशन में। तो देखो क्या लिखा है, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 महीने का एवरेज निकाल लो मंथली। वही यहां पे सैलरी का मतलब है बाप एलसी, बाप बी से बेसिक, ए से अलावेंस, पी से परक्विजिट, एल से एलटीसी और सी से कमीशन। बाप एलसी, बेसिक अलावेंस परक्विजिट एलटीसी एंड कमीशन, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, मतलब वो वाला नहीं कि कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, नहीं, ऑल कमीशन। तो आपको जो आपकी मंथली सैलरी हम लोग निकालेंगे 3 महीने का एवरेज इंटू 15/26 इंटू CY मतलब कंप्लीटेड ईयर, मतलब जैसे आपने इस कंपनी में नौकरी करते हुए हो गया है 10 साल 7 महीने। कितना? 10 साल 7 महीने। तो कंप्लीटेड ईयर कितना है? 10 साल।
और जो फ्रैक्शन है अगर वो 6 महीने से ऊपर है तो उसको राउंड ऑफ करके ऊपर कर देंगे। तो 10 साल 7 महीना है, 7 महीना इज मोर देन 6 मंथ्स, तो ऊपर की तरफ 1 साल मान लेंगे, तो 10 + 1 11 साल, तो इंटू 11। अच्छा 10 साल 4 महीना है तो 10 साल, 10 साल 6 महीना है तो 10 साल, मोर देन 6 होना चाहिए। साइन देखो क्या लिखा है, अगर मोर देन 6 है, 6 महीना 1 दिन भी, तो उसको 1 साल ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू CY प्लस मोर देन 6, CY मतलब कंप्लीटेड ईयर्स पर प्लस पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इज कंसिडर्ड एज 1 ईयर, छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ सैलरी का मतलब क्या है, बाप LC, तो एग्जेम्पशन मिलेगा आपको कुछ। ठीक है, ऊपर आ जाओ। तो पिलोस में पहला पॉइंट क्या है, कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है रिटेंचमेंट और दूसरा होता है VRS। VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कंपनी ने खुद आके अपने एम्प्लॉयज़ को घोषणा किया कि देखिए हमें अपना वर्कफोर्स कम करना है, हम आप लोग को चुन चुन के नहीं निकालेंगे, आप लोग में से जो निकलना चाहता है खुद ही बता दो आके, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटेंचमेंट में क्या होता है, कंपनी चुनती है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि ये फेसबुक वाला है, कौन था, सुंदर पिचई वालों ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, हजारों एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। वो रिट्रेंचमेंट था कि VRS? रिट्रेंचमेंट, जिनको मेल आया निकलने का वही निकलेंगे। ठीक है, तो वो रिट्रेंचमेंट है, बॉस चुनेगा कौन जाएगा। और VRS में क्या होता है, एम्प्लॉय को चॉइस है कि वो डिसाइड करे वो रहना चाहता है कि जाएगा। तो सपोज हमारे यहाँ 10,000 एम्प्लॉयज़, हमने बोला हमें 1000 कम करने हैं, तो आप में से जो भी फर्स्ट कम 1000 आएंगे बोलेंगे कि जाना है, उनको हम हटा देंगे और पैकेज दे देंगे। तो इसको बोलते हैं VRS पैकेज। ऑन टर्मिनेशन VRS में भी एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1010C। रिट्रेंचमेंट में 1010B, VRS में एग्जेम्पशन क्या है 1010C। इस बार तुम 4 अमाउंट निकालोगे, इस बार तुम 4 अमाउंट निकालोगे। 4 में से जो लोएस्ट है वो एग्जेम्पशन है। सर 4 में से 2 तो हम जानते ही हैं, एक गायत्री मंत्र जो मिला है उससे ज्यादा एग्जेम्पशन होगा नहीं, दूसरा मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना 5 लाख। अब 2 और फॉर्मूले हैं जो निकालने हैं, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। पास्ट बोला जितने साल आपने काम किया है कंपनी में, कंप्लीट ईयर, हर एक साल के लिए आपको 3 महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वाओ, 3 मंथ्स इंटू मंथली सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर लेना है, मतलब 10 साल 11 महीने को 10 साल ही लेंगे, नीचे ही होगा सीधा। ठीक है, 10 साल 11 महीना मतलब 10 साल। ठीक है, सैलरी मतलब जो आपकी लेटेस्ट सैलरी चल रही है वो वाली, इंटू 3 मंथ्स। यहां सैलरी का फॉर्मूला क्या है, वही अपना फेवरेट। तो आपने सपोज कंपनी में 20 साल काम कर लिए, तो हर एक साल के लिए 3 महीना, तो 20 साल इंटू 3 महीना 60 महीना, तो आपको 60 महीने की सैलरी मिलेगी। ये लिख लो, सॉल्व करके कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड और भी खतरनाक है, आपका रिमेनिंग टाइम कंपनी में कितना बचा हुआ है, फ्यूचर। सपोज रिमेनिंग 5 साल की नौकरी और है, तो 5 साल का पूरा सैलरी, मतलब 5 साल इंटू 12 महीना 60 महीना का पूरा सैलरी फ्यूचर में पूरा लेना है। पास्ट में सिर्फ हर साल का 3 महीना लेना है, लेकिन फ्यूचर में पूरा टाइम लेना है। तो सपोज आपके रिटायरमेंट में भी 5 साल और बाकी है, 10 साल और बाकी है, तो 10 साल इंटू 12 महीना 120 महीना इंटू सैलरी। क्लियर है? तो VRS के फॉर्मूला में 4 चीजें हैं, पास्ट, फ्यूचर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन 5 लाख। क्लियर है? ये 2 जनरली पिलोस के अंदर बोले जाते हैं। ऐसे पिलोस में और भी चीजें हैं, क्या क्या है। नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है, मॉडिफिकेशन। जैसे उन्होंने आपको रीलोकेट कर दिया, ठीक है, बॉस ने बोला कि देखो दूसरे शहर में हमारी एक और ऑफिस खुल रही है, वहां जाना चाहोगे क्या, 20 बच्चों के साथ शिफ्ट होना चाहोगे, तुम बोले हाँ, पैकेज में एक लमसम अमाउंट दे दिया, दैट इज पिलोस। सही है कि नहीं है? ठीक है। तीसरा क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी तो पिलोस ही होता है। बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे जो लमसम मिलते हैं कि नहीं, तो वो भी क्या है, पिलोस। उसमें एक खाली अजीब है, इन्होंने HRA को भी पिलोस में डाल दिया, तो वो अजीब है, बाकी सब ठीक है। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट भी पिलोस होता है, पर क्योंकि वो इतना बड़ा टॉपिक है उसको हम लोग सेपरेटली इज्जत देके अलग से पढ़ते हैं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो पैसा आया,
की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर मैं तुम लोग को पीजीपी में पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा पीजीपी के अंदर, वहाँ पे डिटेल में बात है। 5 नंबर, नौकरी स्टार्ट करने के पहले अगर बॉस आपको कुछ दे रहा है, नौकरी खत्म होने के बाद अगर बॉस कुछ दे रहा है लमसम, तो वो क्या माना जाता है? पिलोस। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, नॉन कंपीट फीस का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जिसमें बहुत सारे टीचर को हायर करके पढ़ाया जाता है। टीचर लोग एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, पढ़ाते हैं, और टीचरों का पैकेज भी अच्छा खासा है, करोड़ में जाता है। ओके, अब सोचो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर लोग तो छोड़ते भी हैं, तो जब छोड़ते हैं ना तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है कि 3 साल आप इसी इलाके में पढ़ाना मत, हम आपको एक लमसम अमाउंट दे देंगे, नॉन कंपीट फीस। या फिर सोचो एक टीचर ऑलरेडी है जो इंडिविजुअल अपना पढ़ा रहा है, अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोला आप छोड़ के हमारे यहाँ आ जाओ ना, आपके स्टूडेंट्स को भी हमारे यहाँ ले जाओ, हम आपको पैकेज दे देंगे, ठीक है। तो वो बोला जो इतने सारे में स्टूडेंट है वो बोला वो भी ले आओ ना, ठीक है, कंपीट मत करो, वो ले आओ यहाँ पे, उनका फीस का पैसा अलग से तुमको और दे देंगे, तो वो क्या नॉन कंपीट फीस। तो ये बिफोर ज्वाइनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग दोनों में हो सकता है। और नॉन कंपीट फीस का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब तो तुम लोग ने कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत सारे टीवी शोज या कुछ देख ही लिए होंगे ना, जो है ना, क्या बोलते हो उसको, वेब सीरीज। तो अब तो तुमको भी मतलब कॉमर्स वाले भी समझ गए कोटा में क्या चलता है, ठीक है। और ये एक्चुअली सच्चाई है, साइंस का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होता है उनका मतलब ऑपरेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत अग्रेसिव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये टीचरों की होती है खरीद फरोख्त, ये टीचर लोग को ले आया, बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट टीचर के नाम से ज्वाइन करता है। ओके, मुझे ये कॉन्सेप्ट उतना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक कि टीचर अपने आप को बेचे जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाए। हर टीचर को अपना स्वतंत्र पढ़ाना चाहिए। मैं थोड़ा इस कंसेप्ट के एकदम खिलाफ हूँ, ओके। पर खैर जो भी एग्जाम्पल अच्छा है, नॉन कंपीट फीस का एग्जाम्पल क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके। पिलोस क्लियर है ना? इन सब केसेस में जब भी लमसम अमाउंट मिल रहा है वो क्या कहलाता है? पिलोस। इनकम टैक्स में पिलोस के अंदर ज्यादातर 2 टॉपिक पढ़ाया जाता है, रिट्रेंचमेंट और वीआरएस, जिनमें एग्जेम्पशन के फॉर्मूला है। नेक्स्ट, डिडक्शंस। डिडक्शन का सेक्शन नंबर क्या होता है? 16। चैप्टर में 3 ही तो सेक्शन है, 15, 16, 17। 17 परक्विजिट है, 15 चार्जेबिलिटी, और 16 नंबर क्या है? डिडक्शंस। इसमें एक आपको मिलेगा 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा आपको मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 रुपया पर एनम। और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कौन लेते हैं? म्युनिसिपलिटी, वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। 7 नंबर टॉपिक, आखिरी टॉपिक में आ गए हम लोग, रिटायरमेंट बेनिफिट। दिस इज द मास्टर समरी चार्ट। दिस इज द मास्टर समरी चार्ट। मेरी बातों को अब सब सुनोगे ध्यान से थोड़ा एक बार, ठीक है? प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। रिटायरमेंट बेनिफिट हम लोगों का आखिरी टॉपिक है इस रिवीजन मैराथन के अंदर, मतलब सैलरी चैप्टर में। तो इसको मैं पूरा एक डिफरेंट स्टाइल से बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनते रहना। हाउ मेनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर देयर एज पर आवर इनकम टैक्स सिलेबस? 5। ग्रेचुइटी, नाम देखो, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, 3। 4th प्रोविडेंट फंड, 5th सुपर एनुएशन फंड। 4th और 5th एक टाइप के होते हैं कैलकुलेशन, और पहले 3 एक टाइप के होते हैं। तो जो पहले 3 एक टाइप के वो एक साथ है, और 4th 5th जो एक टाइप के वो बाद में अलग से एक साथ रहेंगे, ठीक है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है? अगर आप रिटायर कर रहे हो तो आपको एक लमसम अमाउंट कंपनी देती है एज अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर पास्ट सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड ग्रेचुइटी। इट्स अ लमसम अमाउंट, ओके। इसमें कुछ एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10), ब्रैकेट में देखो लिखा होगा 10 का 10, दिख रहा है? दूसरा क्या है? पेंशन। दूसरा क्या है? पेंशन। पेंशन भी रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है कंपनी की तरफ से। पेंशन में भी कुछ एग्जेम्पशन है, उसका सेक्शन क्या है? 10 का 10A, दिख रहा है? 10 का 10A। और तीसरा क्या? लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है? सुनना, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को साल में कुछ कोटा देती है कि इतनी छुट्टियां आप ले सकते हो, उसका आपको सैलरी मिलता रहेगा, पैसा नहीं कटेगा। लेकिन उसमें ये भी ऑप्शन देती है कि अगर आप इन छुट्टियों में आ गए हमारे पास काम करने के लिए तो बल्कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, दैट इज लीव सैलरी। सपोज फॉर एग्जांपल
हमको साल में 1 महीने की छुट्टी मिली हुई है कंपनी से कितने दिन की छुट्टी मिली हुई है? 30 दिन की। मैं चाहूँ तो साल में 30 दिन की छुट्टियाँ ले सकता हूँ। छुट्टी अगर कर दूंगा 30 दिन तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। लेकिन कंपनी बोली अगर तुम ये बेटा 30 दिन आ गए ना काम करने के लिए, तब हम तुमको 1 महीने का सैलरी और दे देंगे, तब मुझे सैलरी 12 महीने के बदले 13 महीने का मिल जाएगा। नाइस। तो सोचो मैं छुट्टी लिया ही नहीं 1 महीने का, मैं चला ही गया काम करने, तो मुझे 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं? टैक्सेबल होगी? नहीं है, टैक्सेबल है। ठीक है, ये है लीव सैलरी। लीव सैलरी अगर देखो 2 चीज़ है, ग्रेचुइटी और लीव सैलरी, ये 2, फर्स्ट एंड द लास्ट। ये अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस विड्रॉ कर लेते हो, अगर ड्यूरिंग द सर्विस ही तुम कंपनी से विड्रॉ कर लेते हो, तब इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर तुम अपना आज तक का ग्रेचुइटी या आज तक का लीव सैलरी लेते हो, तब उसमें कुछ एग्जेम्पशन है। ड्यूरिंग द सर्विस उठाओगे तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। नीचे देखो, ग्रेचुइटी 1 नंबर और 3 नंबर क्या था? लीव सैलरी। इन दोनों को अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस ही उठाओगे तो कोई रियायत नहीं है, फुल टैक्सेबल। रिटायरमेंट के बाद उठाओगे देन देयर इज सम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। ओके, और पेंशन बीच में उठता नहीं है, पेंशन सीधा रिटायरमेंट के बाद ही उठता है। ठीक है, अब ऊपर आओ। इसमें हमारी मेहनत कहाँ होती है? मेहनत होती है एग्जेम्पशन के फॉर्मूले में। हमें एग्जेम्पशन का फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ग्रेचुइटी में एग्जेम्पशन का सेक्शन नंबर क्या है? प्लीज लुक एट द सेक्शन नंबर। कितना लाइन से नहीं है? 10, 10, 10A, 10, 10 AA, और फिर 10, 10B कौन है? रिट्रेंचमेंट। 10, 10C कौन है? VRS। लाइन से है ना, अभी पढ़ा के आया। देखो इनका क्या है? 10, 10, 10A, 10 AA। इधर आओ नीचे, इनका देखो 10, 10B, 10, 10C, एकदम लाइन से कि नहीं है? तो ये सब कुछ मिला के पिलोज ही है। ये सब कुछ क्या है? मिला के पिलोज। अब ग्रेचुइटी का फॉर्मूला क्या है? ओके, दिख रहा है? नाउ टर्न द पेज। अगले पेज में ग्रेचुइटी डिटेल में। ग्रेचुइटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिले तो क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। दिख रहा है चार्ट में? बाकी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिले तो 2 केसेस हैं, कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट 1972, नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट। अगर कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट है तो कैलकुलेशन अलग है, एंड नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट है तो कैलकुलेशन अलग है। लिसन टू मी, अगर वो कवर्ड बाय द ग्रेचुइटी एक्ट है तब सैलरी लोगे बीडी। बीडी मतलब बेसिक प्लस D1 की फुल डी? फुल डी है ना? क्लियर है? अच्छा, राइट साइड में क्या लिखा ऊपर पर तो डब्बा में? नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट। अगर नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट है मतलब कवर्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट है, और इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी का मतलब क्या होता है? तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे होता है? अच्छा, कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट में कैलकुलेशन कैसा होगा? अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो तो आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा उसका फॉर्मूला होता है 15/26। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट हो तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। 15/26 सबको पता है, 4 दिन संडे के माइनस करके 26 दिन, वरना तो 15/30 होता, मतलब हाफ होता। अगर आप कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट हो तो सीधा हम लोग ले लेंगे लास्ट सैलरी, LDS, लास्ट ड्रॉन सैलरी। आप जिस महीने रिटायर कर रहे हो उस महीने की सैलरी, BD। ठीक है, अगर आप इन ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तब हम लेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। क्या लेंगे हम? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। सपोज मैं जुलाई में रिटायर किया तो जुलाई महीने को छोड़ दो, उसके पहले के लास्ट 10 months। ठीक है, और सैलरी में क्या लोगे? BD1C। अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो तो मल्टीप्लाई करोगे CY प्लस मोर देन 6, मतलब कंप्लीटेड ईयर, और अगर मोर देन फ्रैक्शन जो है वो मोर देन 6 months है तो अपर राउंडिंग ऑफ कर दो। लेकिन अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा CY से, कंप्लीटेड ईयर से।
तो दोनों में एग्जाम्शन के ये फॉर्मूले हैं। अब दोनों में एग्जाम्शन में तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें, जो लोएस्ट है वो लेना है। तो तीन चीज़ें क्या होंगी सर? एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, गायत्री मंत्र, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या होगा? मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। और तीसरा फॉर्मूला, उधर भी यही बात है कि नहीं? दोनों फॉर्मूला में फ़र्क क्या, देख लो। इधर 15/26, उधर हाफ। इधर सैलरी में बीडी, उधर BD1C। इधर लास्ट ड्रॉन सैलरी, उधर एवरेज 10 मंथ सैलरी एक्सक्लूडिंग द लास्ट मंथ। इधर CY प्लस मोर देन 6, उधर सिर्फ CY। हाँ कि ना? क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो सबको? इधर देखो, अब पीछे आओ। अब ये मास्टर समरी में फॉर्मूला देखो, सही बैठ रहा है कि नहीं? पढ़ो क्या लिखा है। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट, वो कंपनी, वो एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, तब एग्जाम्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, और फॉर्मूला अगर नॉट कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट है तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख और फॉर्मूला, दोनों जगह फॉर्मूला अलग अलग है। इधर फॉर्मूला क्या है? 15/26 इंटू LDS मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या आएगा? BD इंटू CY प्लस मोर देन 6। और इधर क्या आएगा? हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पे सैलरी में क्या आएगा? BD1C इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। वो डिवाइडेड बाई नहीं है। वो कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर LDS डिवाइडेड बाई, अरे डिवाइडेड नहीं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि सैलरी में क्या क्या आएगा? BD। यहाँ एवरेज सैलरी के केस में वो डिवाइडेड बाई नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि सैलरी में क्या आएगा? BD1C। फॉर्मूला क्लियर ना सबको? ग्रेच्युटी आपको तभी मिलता है जब आप कम से कम उस कंपनी में 5 साल काम किए हो, वरना ग्रेच्युटी मिलता ही नहीं है। ग्रेच्युटी में आप बार बार एग्जाम्शन ले सकते हो। बार बार मतलब सपोज एक एम्प्लॉय है जिसने लाइफ में 4 बार जॉब चेंज किए हैं, चारों कंपनियों में वो मोर देन 5 ईयर्स काम किया, तो चारों से उसको ग्रेच्युटी मिल रहा है। G1, G2, G3, G4 टोटल एग्जाम्शन इन द लाइफ टाइम G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 इक्वल टू 20 लाख, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब उसको पहली बार ग्रेच्युटी मिला था, सपोज उसने 6 लाख का एग्जाम्शन ले लिया, तो और कितना ले सकता है फ्यूचर में? 14 लाख। अगली बार जब रिटायर किया उसने 8 लाख का और एग्जाम्शन ले लिया, तो और कितना ले सकता है? 6 लाख। तीसरी बार रिटायर किया वैसे, तो बार बार ले सकते हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 लाख। तो ग्रेच्युटी का आप बार बार ले सकते हो। पेंशन पे अप्लाई नहीं करता। लीव सैलरी में आप बार बार ले सकते हो, लेकिन VRS में वंस इन द लाइफ टाइम एग्जाम्शन है। VRS में एग्जाम्शन की लिमिट कितनी होती है? 5 लाख, और वंस इन द लाइफ टाइम एग्जाम्शन, वो बार बार आप नहीं ले सकते। ग्रेच्युटी क्लियर है? ग्रेच्युटी के बाद हम लोग को क्या करना है? पेंशन। ठीक है, बगल में आओ इधर। पेंशन 2 प्रकार के होते हैं, मंथली और लमसम। मंथली पेंशन को हम लोग कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। मतलब महीने महीने मिलेगा। आम आदमी के सामने जाके अगर पेंशन वर्ड बोलोगे तो वही बोलेगा ना, हर महीने हमको पेंशन मिल रहा है। अनकम्यूटेड। कम्यूट वर्ड का 2-3 इंग्लिश में मतलब होता है। एक कम्यूट का मतलब होता है घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, उसको कम्यूट बोलते हैं। तुम लोग सवेरे अपने घर से निकल के यहाँ आते हो ना, फिर आते हो, फिर पूरा सारा ट्यूशन्स करते हो, फिर शाम करके घर जाते हो, तो जो घर से पहला ट्यूशन जाते हो, फिर ट्यूशन से लास्ट टाइम घर जाते हो, उसको कम्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूट। एक वो होता है। लेकिन यहाँ पर कम्यूट वर्ड का मतलब होता है इंटरचेंज, कन्वर्ट। क्या मतलब होता है? इंटरचेंज, कन्वर्ट। तो नॉर्मली पेंशन क्या होती है? मंथली। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे लमसम करके आज ही दे दो, कन्वर्ट कर दो, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड का मतलब क्या है? अनकम्यूटेड मतलब आपने कन्वर्ट नहीं कराया, तो मतलब मंथली मिलेगा। और कम्यूटेड मतलब आपने कन्वर्ट करा लिया लमसम में, कि आज ही दे दो, गुल्लक फोड़ दो, तो वो हो गया कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नहीं हो। अनकम्यूटेड जो महीना महीना मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल, बिकॉज इट इज लाइक योर सैलरी, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन कम्यूटेड पेंशन में एग्जेम्पशन है। कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अदर एम्प्लॉयज के लिए क्या है? 2 केसेस है सर। अगर उस बंदे को पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों मिल रहा है, तब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 1/3। और अगर उस बंदे को सिर्फ पेंशन मिल रहा है तो ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना? हाफ।
जब आपको दोनों लड्डू मिल रहे हैं, एक लड्डू पे एक ग्रेचुटी पे आप ऑलरेडी एग्जामिशन ले लिए, तो पेंशन में फिर कम मिलना चाहिए ना, तो 1/3। और अगर आपको सिर्फ एक ही लड्डू मिल रहा है पेंशन, तो उसमें ज़्यादा मिलेगा, हाफ। यहाँ पर एक बार रुकेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ सम्स के लिए। ठीक है, हर स्टूडेंट जब पेंशन का सम करता है तो उससे दो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको बचना है हमको। पहला, जैसे वो लोग आपको बोले कि एम्प्लॉय रिटायर हो गया, अब उसको हर महीने 10,000 10,000 10,000 10,000 मिलेगा। हर महीने जो अमाउंट मिलता है उसको अनकम्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, अब सोच लो कि एम्प्लॉय ने इसमें से 60% कन्वर्ट करा लिया लमसम में। उसने बोला कि मुझे 10,000 10,000 मत दो, 4-4 हज़ार हर महीने दो, और जो 60% 6-6 हज़ार उसके बदले आज ही मुझे लमसम दे दो। तो उसका लमसम आ रहा है 4 लाख रुपया। लमसम कितना आ रहा है? 4 लाख नहीं करेंगे, लमसम आ रहा है 3 लाख रुपया। ठीक है, तो उसने 60% पेंशन के बदले लमसम पैसा ले लिया 3 लाख रुपया, और 40% पेंशन 4,000 रुपये हर महीने आता रहेगा। स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है, ये जो 4-4 हज़ार रुपये हर महीने आएगा ये फुल्ली टैक्सेबल है ना, ये वो भूल जाता है और इसमें एग्जेम्पशन देने लग जाता है। गलत बात है। जो हर महीने 4-4 हज़ार आएगा वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट गलती क्या करता है, आपने 60% कम्यूट कराया तो आपको कितना मिला? 3 लाख। जो एग्जेम्पशन है ना 1/3 या हाफ, वो 3 लाख का नहीं है। एग्जेम्पशन का फॉर्मूला देखो, 1/3 या हाफ ऑफ अ नोशनल फिगर, 1/3 या हाफ ऑफ अ नोशनल फिगर। एंड व्हाट इज दैट नोशनल फिगर? फुल कम्यूटेड पेंशन। मतलब अगर आपने अपनी पूरी पेंशन कम्यूट करा ली होती तो जो अमाउंट आपको मिलता, तो हमने 60% कम्यूट कराया तो हमें 3 लाख मिला, अगर हम 100% कम्यूट कराते तो हमें 5 लाख मिलता। तो 5 लाख का 1/3, 5 लाख का हाफ। गलती क्या करेंगे, एग्जाम में वो लोग बोलेंगे कम्यूट करा के 3 लाख मिला, स्टूडेंट 3 लाख पे हाफ और 1/3 मल्टीप्लाई कर देगा। 3 लाख का हाफ या 1/3 नहीं है, 3 लाख तो 60% कम्यूट है, फुल कम्यूट कराता तो कितना मिलता? 5 लाख। 5 लाख का हाफ या 1/3 लेना है। ठीक है, तो ये दो गलतियां हैं, प्लीज इससे बचना। ऑलवेज जैसे ही सम्स दिखे वो लोग लिखेंगे कि 60% कम्यूट करा के 3 लाख मिला, तुरंत ऊपर लिख दो फुल कम्यूटेड वैल्यू 5 लाख। 60% का 3 लाख तो 100% का 5 लाख, सिंपल मैथ्स यार। तो पहले वहीं पे लिख दो ताकि याद रहे कि हमको 5 लाख का हाफ या 1/3 करना है। दूसरा, जो मंथली बचाओ पोर्शन मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है, वो भूलना मत। मास्टर समरी देखो, क्लियर है अभी? अनकम्यूटेड पेंशन को क्या बोलते हैं? मंथली पेंशन। फुल्ली कम्यूटेड पेंशन को क्या बोलते हैं? लमसम। उसमें एग्जेम्पशन है, कितना एग्जेम्पशन है सर? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब क्या होता है कि सपोज आपने छुट्टियां नहीं ली बहुत साल तक, और वो सारा जमा हुआ छुट्टी जो है अब आपको रिटायरमेंट के बाद आप इन कैश कर रहे हो, तो आपको एक लंबा अमाउंट मिलेगा। इसमें हम एग्जाम्पशन देंगे। कितना एग्जाम्पशन है? 4 फॉर्मूला है, चारों में से जो छोटा आएगा वो आंसर है। 4 में से 2 तो बहुत आसान है। नंबर 1 गायत्री मंत्र, वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 लाख रुपया, बहुत छोटा है ना, सबसे छोटा यही है ना। रिट्रेंचमेंट ऑफ वीआरएस में कितना था? 5 लाख। ग्रेचुटी में कितना था? यहाँ कितना है? 3 लाख सिर्फ। तो ये 2 तो आसान है। ठीक है, फिर 2 फॉर्मूलाज हैं। हाउ मच लीव सैलरी शुड यू गेट? तीसरे में लास्ट 10 मंथ्स सैलरी, BD1C। BD1C तो 10 महीने की सैलरी निकालो, पूरा 10 महीने का सैलरी इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। आप जुलाई में रिटायर कर रहे हो तो जुलाई भी लोगे और पीछे का 9 महीना भी लोगे। ठीक है, यहाँ इंक्लूडिंग लास्ट मंथ होता है, ग्रेचुटी में एक्सक्लूडिंग लास्ट मंथ होता है। ठीक है, तो लास्ट 10 महीने की सैलरी। चौथा सबसे अच्छा है,
चौथा क्या लिखा है, नाम पढ़ो, कैश वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मैं सम्स के साथ बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरी कंपनी साल में 40 दिन लीव देती है और पिछले 20 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, मैंने एक बार भी छुट्टी नहीं किया है। इनकम टैक्स बोलता है कंपनी भले आपको साल का 40 दिन लीव देता हो, हम तो सिर्फ 30 ही दिन देंगे, तो मैक्सिमम 30 दिन। कितने साल हो गए काम करते हुए मैंने? 20 साल। तो 30 दिन इंटू 20 साल कितना हो गया? 600 दिन। 600 दिन में से सपोज 200 दिन मैंने छुट्टी किया था और 100 दिन का पैसा मैंने बीच में विड्रॉ कर लिया था, फुल्ली टैक्सेबल, बीच में विड्रॉ करना। तो 600 में से 200 छुट्टी गया और 200 छुट्टी किया था और 100 मैंने उठा लिया, तो बचा कितना? 300। ये 300 मेरा एक्यूमुलेटेड लीव है। क्या है? एक्यूमुलेटेड लीव। 300 छुट्टियां मेरी बची हुई, इसका पैसा निकालो, निकाल सकते हैं। इनटू अभी अभी तुमने लास्ट 10 मंथ सैलरी लिया है ना, तो लास्ट 10 मंथ सैलरी का एवरेज कर दो, एक मंथली सैलरी आ जाएगा। तो 300 दिन इनटू एवरेज डेली सैलरी, मतलब जो मंथली निकाले हो 10 मंथ्स के एवरेज से, डिवाइड बाय 30। सॉल्व करो, उसको बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव। मेरी इतनी छुट्टियां बची हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यू इतना है। सॉल्व करके डाल दो, चारों में से जो सबसे छोटा आएगा दैट्स योर आंसर। यहां पर सिर्फ आपको कंप्लीटेड ईयर्स देने हैं, मोर देन 6 मंथ्स इग्नोर करना है। सपोज मैंने उस कंपनी में 20 साल 8 महीने काम किया, तो 20 साल ही लोगे। 20 साल की 30 छुट्टियां 600 दिन, उसमें जितनी छुट्टियां ले ली एंड कैश के लिए माइनस करो, बची हुई छुट्टियां इनटू एवरेज डेली सैलरी। एवरेज डेली सैलरी कैसे निकलेगा? लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी मालूम है, डिवाइड बाय 300 कर दो तो एक दिन का आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करो, आ गया। जो फॉर्मूला मैंने बताया वही लिखा हुआ है। तो अभी ये 3 रिटायरमेंट बेनिफिट हमने कर लिए। चौथा सबसे अच्छा है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में ना स्टूडेंट लोग थोड़े घबराते हैं, तो उसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, प्रेम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये लिखा सबने, अब मेरी बात को सुनो। 4 प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं, इधर देखो कितने प्रकार के? 4। सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहले वाला, यही कवर्ड है ईपीएफ एक्ट 1952 में। भारत सरकार ने कानून बना रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। उसमें जो प्रोविडेंट फंड है वो सरकार खुद मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, वही कहलाता है इनकम टैक्स की भाषा में आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वो वही फंड है जो सरकार का बनाया हुआ ईपीएफ फंड है, ठीक है। हम लोग किसी भी कंपनी में नौकरी करें, वो हर महीने हमारे सैलरी से जो पैसा काटेगा ना पीएफ का, वो सरकार वाली ईपीएफ में जमा करेगा। 99.99% केसेस जो इंडिया में हैं उसमें पीएफ का पैसा इसी फंड में जाता है जो सरकार मैनेज कर रही है। ये फंड बॉस मैनेज नहीं कर रहा है, ये फंड कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैं जब केपीएमजी में नौकरी कर रहा था, तो मेरी जो सैलरी थी उसका 12% कंपनी देती और 12% मेरे सैलरी से काट लेती। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनी की तरफ से 12% और मेरी तरफ से भी 12%, तो जोड़ के कितना होगा? 24%। ये कहाँ जमा होता है? गवर्नमेंट के ईपीएफ फंड में, जिसको इनकम टैक्स में अपने क्या बोलते हैं? आरपीएफ। दूसरा इनकम टैक्स की भाषा में है यूआरपीएफ। दूसरा, इनकम टैक्स वालों ने बोला कि कोई बदमाश एम्प्लॉयर है, क्या है?
बदमाश एम्प्लॉयर है जो सरकार के प्रोविडेंट फंड में पैसा नहीं डाल रहा तुम लोगों का, बल्कि उसने अपना अलग से एक प्रोविडेंट फंड खोल लिया है और उसमें तुम लोगों का पैसा डाल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं URPF, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये ना ऐसे केसेस ना के बराबर है, ऐसे होते नहीं है। गवर्नमेंट ने सबको बोल रखा भाई आप लोग सरकार के PF में पैसा डालोगे, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं रहे। तीसरा क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये आम एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग से एक प्रोविडेंट फंड खोल रखा है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और लास्ट वाला जो है ना वो सबके लिए, वो एम्प्लॉय के लिए नहीं, सबके लिए। आज मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं भी PPF में पैसा डाल सकता हूं। दिस इज नॉट, ये सैलरी चैप्टर में नहीं आता। ये PPF के बारे में हम चर्चा कहाँ करेंगे, जब हम डिडक्शंस में जाएंगे। डिडक्शन चैप्टर 6 से पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें कोई भी डाल सकता है, एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय, कोई भी, जिसको भी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है वो PPF में पैसा डाल सकता है। ये भी सरकार मैनेज करती है, ठीक है। तो सैलरी चैप्टर में हम यही 3 नाम सुनते हैं, 1 2 3। अब इधर देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इनकम टैक्स में सैलरी का मतलब क्या होता है, BD1C। और यहाँ पे भी जब कभी मैं प्रोविडेंट फंड में सैलरी बोलूँगा तो उसका मतलब है BD1C, ठीक है। अब देखो कैसे बेनिफिट है, समझो बात को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है राम। राम एक एम्प्लॉई है और राम का जो BD1C आ रहा है ना, वो आ रहा है 50,000 पर मंथ। राम का BD1C कितना आ रहा है, 50,000 पर मंथ। तो इस पे 12% कितना होता है, 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया बॉस अपनी तरफ से देगा और 6,000 रुपया वो इससे काटेगा। तो 50,000 में से 6,000 रुपया काटा, 44,000। वो 6,000 रुपया जो काटा गया है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो फंड में जाएगा। बॉस अपनी तरफ से 6,000 और डालेगा, तो फंड में कितना गया, 6,000 प्लस 6,000 12,000, प्लस राम को हाथ में कितना मिला, 44,000। तो राम की टोटल पैकेज कितनी हो गई, 56,000, है कि नहीं। 44,000 टेक होम है, प्लस 6,000 राम का कंट्रीब्यूशन और 6,000 उसके बॉस का कंट्रीब्यूशन। तो 44 प्लस 6 प्लस 6 56,000। तो हिज एक्चुअल पैकेज इज 50,000 पर मंथ की 56,000 पर मंथ, 56,000 पर मंथ। अच्छी बात है। अब होता क्या है सर, बॉस जो पैसा आपको, बॉस का जो कंट्रीब्यूशन है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एग्जेम्पशन। हाउ मच, 12% ऑफ BD1C, उतना एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर अगर बॉस एक्स्ट्रा डाल रहा है तो एक्स्ट्रा पोर्शन इज टैक्सेबल। सपोज आपका बॉस डाल रहा है 14% ऑफ सैलरी, तो 2% टैक्सेबल है, 12% तक वो एग्जेम्प्ट है। तो आपको एग्जेम्पशन मिल गया बॉस वाले पे, और खुद के वाले कंट्रीब्यूशन पे आपको चैप्टर 6A में सेक्शन नंबर 80C का रिडक्शन मिल जाएगा। ये है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12%, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाता है ना। तो डबल टैक्स बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, देखो मैंने वही तो लिखाया था ऊपर, पढ़ो ब्लू कलर में। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जेम्पशन हो जाता है और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाता है GTI के नीचे, ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे। क्लियर है। क्लास में ये सब बातें मैंने बहुत टाइम लगा के पढ़ाया, 3 घंटे में। अभी मेरे को 30 मिनट में बोलना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मैं कट डाउन कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। क्लियर है कि नहीं है ये। तो डबल टैक्स बेनिफिट है। ओके, ये देखो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 रुपया एग्जेम्प्टेड होता है अप टू 12%। 12% ऑफ व्हाट, तीन नंबर पढ़ो। 3 नंबर क्या लिखा है,
एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 का क्या होता है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपया। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन होता है 1.5 लाख रुपया। ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है, डिडक्शन चैप्टर में वापस आएगा। अच्छा, हम लोग जो फंड में पैसा डाल रहे हैं उस पर ब्याज एक्यूमुलेट करेगा कि नहीं करेगा? हर महीने तुम्हारे सैलरी से कट के 12,000 जा रहा है तो उसमें ब्याज एक्यूमुलेट करेगा। I1 I2 I1 इज द इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, I2 इज द इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर बॉस और एम्प्लॉय दोनों का अमाउंट सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। ये इंटरेस्ट पे भी एग्जेम्पशन है अप टू 9.5% पर एनम। तो 9.5% ब्याज बहुत होता है। एफडी पे भी रेट बढ़ गया है, पहले एफडी में 4% रेट चला गया था, अभी एफडी पे रेट हो गया 7% के आसपास। ठीक है, तो पीएफ में उतना नहीं मिलता, पीएफ में 9 के आसपास ही मिलता है। तो ये लोग तो बोलते हैं 9.5% तक का ब्याज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्टेड है। 9.5% से ज़्यादा है तो एक्सेस पोर्शन इज टैक्सेबल। जैसे मान लो अगर सम्स में वो लोग बोलेंगे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 12.5%, तो 9.5 तक एग्जेम्पशन और एक्स्ट्रा 3% टैक्सेबल। ठीक है, डन है ये। अब इधर आ जाओ, लुक एट दिस। सबसे पहले फोकस किस पे होगा? आरपीएफ। नंबर 1 क्या है ये? आरपीएफ मतलब वही एम्प्लॉय पीएफ। आप जो भी कंट्रीब्यूशन डालोगे आपके पैसे का, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। बॉस जो भी पैसा डालेगा वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा अप टू 12% सैलरी। ये 7.5 लाख वाला भी छोड़ दो, सिर्फ 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा I1 प्लस I2 वो एग्जेम्प्टेड है अप टू 9.5% पर एनम रेट। ठीक है, और एक दिन तो आएगा जब तुम रिटायर करोगे और पीएफ से पैसा निकालोगे, जब लास्ट में विड्रॉ करोगे तब एग्जेम्प्टेड रहेगा। सर तो यहाँ तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन की बहार है, शुरू में भी डिडक्शन एग्जेम्पशन और लास्ट में जब विड्रॉ करेंगे तो भी एग्जेम्पशन। तो प्रोविडेंट फंड एक अच्छी चीज है कि नहीं है? अच्छा खासा टैक्स सेविंग्स हो जाएगा आपका। ओके है ना? ठीक है, वहीं ऊपर देखो कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बात ही क्या करना है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट नो लिमिट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नो लिमिट, विड्रॉवल एग्जेम्प्ट, सब कुछ एग्जेम्प्ट। और वो आएगा भी नहीं एग्जाम में। एग्जाम में कभी नहीं आता स्टैट्यूटरी पीएफ, क्योंकि उनको मालूम है स्टूडेंट को नहीं भी आता तो वो सीधा हर चीज में एग्जेम्पशन लिख के बच जाएगा। आएगा कौन सा? आरपीएफ, नहीं तो यूआरपीएफ। यूआरपीएफ समझने में ना स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। यूआरपीएफ का फंडा क्या है? लेट अस से आई एम द बदमाश एम्प्लॉयर। ओके, मैं तुम लोग के सैलरी से जो 12% काटता हूँ सरकार के पीएफ में नहीं डालता हूँ, बल्कि मैंने एक अपना पीएफ खोल रखा है जो इनकम टैक्स जिसको मानता नहीं है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो मैं तुम्हारे सैलरी से, तुम्हारा पैकेज है 56,000 का, 6,000 मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, 6,000 तुम्हारा, माइनस करो 44,000 तुमको हाथ में मिलता है, वो 12,000 काट के मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष है सिवाय ये कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, और तो कोई दोष नहीं तुम्हारा, मैं डाल रहा हूँ पैसा। तो सरकार ने क्या मेथड लगाया? बोला सुनो, सरकार ने बोला क्योंकि तुम एक गंदी जगह पैसा डाल रहे हो 6,000, तो तुम्हारे वाले 6,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे वाले 6,000 का जो पैसा इसमें जा रहा है उसका कोई डिडक्शन नहीं है। और रिटायरमेंट के जब उसको विड्रॉ करोगे तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, बिकॉज अभी अगर हम आपको डिडक्शन नहीं दे रहे हैं तो मतलब उस इनकम पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो बाद में फिर उस पर वापस टैक्स नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जो 6,000 है उसका तुमको अभी 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब यानी कि तुम अभी उस पर फिर तुम्हारी इनकम में जोड़ के टैक्स दे रहे हो, तो जब लास्ट में विड्रॉ करोगे तब टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तो ले ही लिए ना डिडक्शन नहीं देके। डिडक्शन नहीं देना मतलब आपकी इनकम में जोड़ के अभी टैक्स दे रहे हैं, तो अभी टैक्स दे रहे हैं तो विड्रॉवल के टाइम पे दोबारा टैक्स होना लेंगे, तब विड्रॉवल के टाइम पे नॉट टैक्सेबल। ओके, और बॉस ने जो 6,000 डाला उसका क्या? सरकार ने बोला अभी तो छोड़ दो, एग्जेम्पशन दे दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो आया नहीं कि उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो अभी छोड़ देंगे, बाद में टैक्स वसूलेंगे उस पर। ठीक है, बॉस ने तुम्हारे नाम का जो 6,000 डाला अपनी तरफ से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो तुम्हारे हाथ में तो पैसा आया नहीं है,
तो उसको अभी जोड़ के टैक्स नहीं लेंगे, अभी एग्जेम्प्ट कर देंगे। बाद में जब पैसा फाइनली इस फंड से निकाल के तुमको मिलेगा रिटायरमेंट पे, तब टैक्स लगा देंगे। तो अभी एग्जेम्प्ट, पर बाद में टैक्स। अंडर विच हेड? सैलरी। तो एम्प्लॉयर जो तुम्हारे पैसा डाल रहा है अभी, उसमें अभी तो एग्जेम्पशन ले लो, पर बाद में जब रिटायरमेंट में विड्रॉ करोगे तो टैक्स लग जाएगा। इंटरेस्ट का क्या होगा सर? I1 इज द इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी अभी तो एग्जेम्प्ट है, बाद में जब विड्रॉ करोगे तब टैक्सेबल एज सैलरीज। फिर तुम्हारे वाले कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है I2, अभी तो एग्जेम्प्ट है, पर बाद में जब रिटायरमेंट पे उठाओगे तब टैक्सेबल है अंडर IFOS। ओके, सो दैट इज योर प्रोविडेंट फंड का ज्ञान। ये 2 पेज का पीएफ का ज्ञान है। पहला पेज तो एक इंट्रो की तरह, एग्जाम्पल की तरह है, मेन यही है मास्टर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, 2 पेज के प्रोविडेंट फंड में अमेंडमेंट्स हैं। ओके, जब तुम टर्न करोगे, लुक एट दिस इज अमेंडमेंट, जो वो 7.5 लाख रुपया 2.5 लाख वाला है वो है। ये पूरा एग्जेम्पशन देख रहे हो, ये अमेंडमेंट अभी ऐसे बोलने से मेरे फट से 2 मिनट में या 5 मिनट में रिवाइज नहीं होगा, ये पूरा सम्स के साथ ही रिवाइज हो सकता है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो इसका पूरा अमेंडमेंट का वीडियो बनाकर डिटेल में मेरा यूट्यूब पे पहले से डाला हुआ है, मेरे वेबसाइट पर भी इनकम टैक्स का पेज है, उसमें इसका लिंक है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ से करना है। लास्ट नंबर 5 क्या है? सुपर एनुएशन फंड, ठीक है। सुपर एनुएशन फंड क्या होता है? पहली बात तो इसके ऊपर सरकार का कोई कानून, एक काम करो ये लिख दो, मेरे वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब में डाला हुआ है। मेरे वेबसाइट पे siddharth.classes.com पे इधर में इनकम टैक्स का एक पेज होता है, उसको क्लिक करोगे, उसमें इस अमेंडमेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये क्लास के अंदर तो गया ही है, स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया है मैंने, और अन्य स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट बना के डाला हुआ है। तो ये एक्चुअली सम्स के साथ समझना पड़ता है, ऐसे बोलूँगा ना फॉर्मूला तो समझ में नहीं आएगा, वहाँ मैंने पूरा डिराइव वराइव करके सब समझाया है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को, ये पेज और बगल वाला पेज, ओके। नेक्स्ट, सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन का मतलब समझ लो क्या होता है। जब एक एम्प्लॉई पूरी रिटायरमेंट एज तक 60 साल की उम्र तक काम करके फिर छोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं ये एम्प्लॉई तो धन्य हो गया, सुपर एनुएट हो गया, ठीक है। तो सुपर एनुएशन पे कोई कानून नहीं होता, पर कई कंपनियां फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ को पुरस्कार देती हैं। वो बोलती हैं कि अगर आप 60 साल तक हमारे यहाँ काम किए हो, टिक किए और फिर हटे हो, तो यू आर अ लॉयल एम्प्लॉय, हम पीएफ के अलावा आपको सुपर एनुएशन भी देंगे। तो ऐसी कंपनियां अपना खुद का एक फंड बनाती है जिसको बोलते हैं सुपर एनुएशन फंड, और उसके लिए सरकार से अप्रूवल ले लेती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके सुपर एनुएशन फंड को अप्रूव कर दिया तब आप अप्रूव्ड फंड हो, और अगर इनकम टैक्स वालों ने मना कर दिया तब आप अनरिकॉग्नाइज्ड फंड हो, ओके। सुपर एनुएशन फंड सरकार मेंटेन नहीं करती, या आप ही करते हो, तो आपको आईटी से परमिशन लेना पड़ता है, आईटी डिपार्टमेंट से। अप्रूवल आ गया तो एएसएफ, नहीं किया तो यूएसएफ, ठीक है। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का वही ट्रीटमेंट है जो पीएफ का है, सेम देखो, और अनअप्रूव्ड का वही है, सेम, एकदम सेम है, ठीक है। इनका जो टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन है बिल्कुल पीएफ से मैच करता है। तुम लुक्स देख लो, दिख रहा है ना तुमको, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर सैलरीज रिवीजन। तो सैलरीज का जो अपना पूरा रिवीजन मैराथन है ये कंप्लीट होता है। अगले दिन हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे चैप्टर धीरे धीरे करके होंगे। अभी मैंने आज 2 करा लिए, सैलरी हो गया। अब अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा? HP, हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मैराथन में कंटिन्यू चलेगा, ओके। इन सारे चैप्टर्स का मैराथन होगा। मुझसे कुछ जन पूछ रहे थे कि सिर्फ 5 वर्ड्स का होगा कि नहीं, सारे चैप्टर्स का मैराथन होगा, और मेरी चेष्टा है कि मैं जल्द से जल्द उसको करा दूं एग्जाम्स के पहले ही, ओके। थैंक यू।
अच्छा, एक और बात है, मैनी स्टूडेंट्स पर आस्किंग कि सर लॉ का भी करा दो। हर चीज़ कराऊंगा, मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स मैं जो पढ़ाता हूँ, इंटर हो, फाइनल हो, लॉ हो, ऑडिट हो, टैक्स हो, मैं सब कराऊंगा। पर एक सांस में सब नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। एक खत्म होगा फिर दूसरा, दूसरा खत्म होगा फिर तीसरा, बिकॉज इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। तुम लोगों को, कई जन को ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या कि सर आए और बोलना चालू कर दिया, हो गया मैराथन। ऐसा नहीं है। ये मैराथन क्लास देने के लिए आई हैव टू प्रिपेयर, लर्न एंड रिवाइज अ लॉट। पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ के याद करना पड़ता है, फिर मैं आके लेता हूँ। तो होगा सब कुछ, बट धीरे धीरे होगा। ठीक है, थैंक यू।